हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने कैपिटल गेन के सारे प्रोविजन लास्ट 6 पार्ट्स में कवर कर लिए हैं। लास्ट पार्ट के अंदर हम कुछ टिपिकल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो हमने एक बार एक ओवरव्यू लें, स्टार्टिंग से क्या पढ़ा। चार्जिंग सेक्शन कैपिटल गेन का था 45 सबसेक्शन 1। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स पे कैपिटल गेन में भी अराइज। कैपिटल असेट्स क्या है, 2 सबसेक्शन 14 बताता था कि everything is capital assets whether it is related to business or not, but some exceptions are there। क्या capital assets नहीं है, उसके exception है पर्सनल इफेक्ट की चीजें जो पर्सनल यूज हैं और मूवेबल भी हैं। एक्सेप्शन, ज्वेलरी पर्सनल यूज और मूवेबल है, देन ऑल्सो इट विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल असेट्स। पर पेंटिंग है, घर के बर्तन भी मूवेबल हैं, कैपिटल असेट नहीं होंगे। लेकिन गोल्ड के बर्तन है तो कैपिटल असेट होंगे। घर की कार है, फर्नीचर है, ये कैपिटल असेट नहीं। घर बेच दो क्योंकि वो मूवेबल नहीं, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट। दुकान का स्टॉक, ज्वेलर और ज्वेलरी स्टॉक है, कैपिटल एसेट नहीं है। एग्रीकल्चरल लैंड जो रूरल एरिया में है वो कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचोगे गेन आएगा। बट सेक्शन 10 सबसेक्शन 37, अगर गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई के रूल के अकॉर्डिंग आपको कंपनसेशन मिल रहा है और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर की है इन नेशनल इंटरेस्ट, तो आपको जो कैपिटल गेन आना था शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वो एग्जम्प्ट हो सकता है। 2004 के बाद ऐसा कोई भी कंपनसेशन आएगा तो वो एग्जम्प्ट होगा। अगर कंपल्सरी एक्विजिशन नहीं हुआ, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आपने बेची है वॉलंटरली, तो कैपिटल गेन टैक्सेबल है, लॉन्ग टर्म आए चाहे शॉर्ट टर्म आए। लैंड आपको पता है 24 मंथ्स के बाद लॉन्ग टर्म हो जाती है। सेक्शन 229A एंड 242A के अंदर आप ये बात पढ़ लेते हैं। लेकिन 54B की एग्जम्पशन आपको न्यू एग्रीकल्चर लैंड खरीदने पे जो गेन आया शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, एसएससी कौन हो, इंडिविजुअल एचयूएफ, उसको गेन माफ हो सकता है सेक्शन 54B के अंदर। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की जो सिक्योरिटी है वो हमेशा ही कैपिटल एसेट है। लेकिन जो इंडिया में रूटीन शेयर ब्रोकर है, शेयर ट्रेडर है, वो शेयर डिवेंचर बेचेगा तो उसके लिए बिजनेस की कमाएगी, कैपिटल गेन नहीं। वो तो एसटीटी भी क्या है, P&L में डेबिट करता है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर शेयर डिवेंचर है तो कैपिटल गेन आएगा। और एसटीटी पेड का आपको शेयर्स में या इक्विटी ओरिएंटेड फंड में या बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स में 112A सेक्शन अप्लाई करके कंसेशनल टैक्स 10% लग सकता है। तो वो सारी बातें माइंड में रखेंगे। रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं, दुकान का स्टॉक भी कैपिटल असेट्स नहीं, स्पेशल जो बेयरर बॉन्ड या नेशनल डिफेंस बॉन्ड है वो भी कैपिटल असेट्स नहीं। गोल्ड बॉन्ड है जो गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के अंडर इशू है, इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर कैपिटल एसेट, तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। बाकी सब कुछ कैपिटल एसेट है। तो अपन ये पढ़ा, इसके एग्जांपल्स पढ़े कि गोल्ड के यूटेंसिल बेचोगे कैपिटल गेन आएगा, सिल्वर पे एक केस था कैपिटल गेन नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, लैंड एंड बिल्डिंग या घर बेचोगे या अनलिस्टेड शेयर बेचोगे, 24 मंथ से ज्यादा पीरियड ऑफ होल्डिंग है तो लॉन्ग टर्म, 24 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म असेट होगी। डेप्रिसिएबल असेट्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। सेक्शन 50 लगा के कैपिटल गेन आता है। लिस्टेड शेयर्स पे या इक्विटी ओरिएंटेड फंड के यूनिट्स है वो 12 मंथ्स में लॉन्ग टर्म हो जाएंगे। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, अप टू 12 मंथ्स है तो शॉर्ट टर्म। अनलिस्टेड डिवेंचर पे, गुडविल पे, पेंटिंग्स पे 30, ज्वेलरी पे 36 मंथ्स का रूल है। 3 साल से ज्यादा रख के बेचोगे पीरियड ऑफ होल्डिंग तो लॉन्ग टर्म, वरना शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ये पढ़ा आपने, ओके। इसका क्या मीनिंग है, यही तो कैपिटल गेन निकालने के प्रोसीजर पे इफेक्ट डालेगा ना। लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्स होगा, शॉर्ट टर्म होगा तो डायरेक्ट सोल्व होगा, डेप्रिसिएबल होगा तो सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग ब्लॉक सिस्टम से सोल्व होगा। और एक बात, डिवेंचर जो होते हैं उनकी इंडेक्सिंग नहीं होती, वो तो गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड हो या कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड हो या डेट इक्विटी डेट ओरिएंटेड फंड के यूनिट्स हो, वो इंडेक्स हो सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल डिवेंचर और बॉन्ड की इंडेक्सिंग नहीं होती, बिना इंडेक्स ही बेचना पड़ेगा। और इस पे अगर लिस्टेड हुए तो 10% टैक्स दे देना, अनलिस्टेड हुए तो 20। कॉस्ट तो इंडेक्स होनी ही नहीं, लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड डिवेंचर की, ओके। तो फिर आता है ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स पे गेन आता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47, एक्सचेंज, इंश्योरेंस से क्लेम मिलना,
4534 पार्टनरशिप में एसेट लाना या डिसोल्यूशन पे एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, कंपल्सरी एक्विजिशन 45.5 में भी कैपिटल गेन आता है जो सरकार एक्वायर करती है कोई प्रॉपर्टी आपकी। तो फिर आप लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स पे भी गेन आता है जो आपको शेयर के बदले में पैसा मिलता है। 45.5A वो कोलैबोरेशन कर लेते हो, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कि मेरी जमीन बिल्डिंग आप उसके ऊपर कॉलोनी आप बना दो। तो ये सब कुछ क्या है, ट्रांसफर है, एक्सचेंज भी, किसी को कॉपीराइट बेच दिया, किसी को आपने शेयर्स का राइट बेच दिया, कब्जा है आपका प्रॉपर्टी पे, टेनेंसी राइट ट्रांसफर कर दिया, इन सब पे कैपिटल गेन अराइज हो सकता है। इसके अपन ने कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े थे। क्या ट्रांसफर नहीं है, लिक्विडेशन पे कंपनी सेट्स बांटे तो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, पर शेयर होल्डर को तो 46 में क्या आएगा, गेन आएगा, शेयर इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। बायबैक में दो केस हैं वो आप पढ़ेंगे, कंपनी टैक्स देगी या शेयर होल्डर टैक्स देगा, वो सिचुएशन अपन देखेंगे। एचयूएफ के पार्टीशन पे सेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, नो गेन विल अराइज, और दो कंपनी अमलगामेशन हो गई, अमलगामेटिंग कंपनी की सेट्स अमलगामेटेड को गई तो कोई ट्रांसफर नहीं, और शेयर होल्डर को भी बदले में जो शेयर आएंगे कोई गेन नहीं। शेयर होल्डर की नए शेयर की कॉस्ट क्या होगी, पुराने की कॉस्ट। पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कब से देखेंगे, अमलगामेटिंग कंपनी में शेयर खरीदने से। ऐसी अब्जॉर्प्शन होता है पार्शियल या कंप्लीटेड, तो उसमें भी जो कंपनी डिमर्ज कंपनी है उसके शेयर कब से खरीदे, उनकी कॉस्ट ही नए शेयर की कॉस्ट। कभी कभी दो शेयर भी हो जाएंगे जब कंप्लीट मर्जर ना हो, पार्शियल हो, तो अपने को नए जो शेयर आएंगे वो भी आएंगे, पुरानों की वैल्यू गिर जाएगी। जितनी पुरानों की वैल्यू गिरेगी उतनी ही नई की कॉस्ट मान ली जाएगी, गेन नहीं आएगा। सेक्शन 49(2)C, सेक्शन 49(2)D। आगे विद एग्जांपल एक क्वेश्चन भी लगा हुआ अपन ने किया था। होल्डिंग सब्सिडी का 100% का रिलेशन है, 100% शेयर सब्सिडी के खरीदे हैं तो उस केस में एक दूसरे को सेट्स ट्रांसफर करेंगे तो कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा, बट कंडीशन इज दैट अमलगामेटेड कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी क्या होनी चाहिए, इंडियन, कोई गेन नहीं। पर ये रिलेशनशिप 100% की 5 ईयर बनी रहनी चाहिए। उससे पहले शेयर कम किए तो जो गेन माफ हुआ था वो टैक्सेबल। सेक्शन 47A, पर वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं, यू कैन इग्नोर इट। ओके, डिवेंचर को बदल के शेयर देते हैं या प्रेफरेंस को कन्वर्ट करके इक्विटी तो कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की कोई चीज है, आपने किसी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी तो कैपिटल गेन उस पर माफ है। डीम्यूचुअलाइजेशन की स्कीम में कोई स्टॉक एक्सचेंज की सिक्योरिटी ट्रांसफर हुई तो कैपिटल गेन नहीं आएगा। स्पेसिफाइड नॉन रेजिडेंट की सिक्योरिटीज पे भी कैपिटल गेन क्या है, माफ है। एक पार्टनरशिप कंपनी में कन्वर्ट हो गई तो कंपनी को सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर कर दे फर्म, पीसी में शेयर आए, शेयर पार्टनर कैपिटल की रेशियो में बांटे और 5 साल तक ये शेयर रखें तो जो फर्म कंपनी को सेट्स बेच रही है उस पर गेन नहीं आएगा। प्रोप्राइटरशिप कंपनी को ट्रांसफर हो जाए, कंपनी में कन्वर्ट हो जाए तो जो सेट्स लायबिलिटी सारी है वो कंपनी को जाए, पीसी शेयर्स में आए, ये जरूरी है, और 5 साल तक वो प्रोप्राइटर कंपनी के 50% शेयर रखे तो जो गेन है वो एग्जम्प्ट होगा, गेन अराइज नहीं होगा। और रिवर्स मॉर्गेज बताया था, तो इसमें मॉर्गेज, रिवर्स मॉर्गेज ये क्या है, ये बुजुर्ग लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम बनी है कि आप अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बैंक से लोन ले लो, ठीक है, कल को लोन चुका पाए ठीक, नहीं तो बैंक वो प्रॉपर्टी से अपने पैसे कवर कर लेगा। डेथ भी होगी बुजुर्ग की तो उसके घर वालों को बैंक ऑप्शन देगा कि लोन विद इंटरेस्ट चुका दो वरना ये प्रॉपर्टी हमारी। तो देखा जाए ये प्रॉपर्टी सेल ही है, मतलब बुजुर्ग ने सेल ही कर दी क्योंकि अगर वो लोन नहीं चुका रहा तो प्रॉपर्टी बैंक की, पैसे आपको आ गए तो, पर फिर भी इस पे कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, माफ है। एक छोटी प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो जाए तब भी कैपिटल गेन माफ है। कंडीशन वही है कि एलएलपी की सारी वो कंपनी प्राइवेट की सारी एसेट्स लायबिलिटी एलएलपी को ट्रांसफर हो जाएं, वही जो कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड में शेयर होल्डर थे वो एलएलपी में पार्टनर बन जाएं तो वो भी गेन क्या है, पूरी तरह से माफ है। ओके, सेक्शन 47 काफी बड़ा था, 47A रेलेवेंट नहीं। ये 5 साल तक 50% शेयर ना रखे प्रोप्राइटर पार्टनर कंपनी के इक्विटी तो भी जो गेन माफ हुआ था वो टैक्सेबल हो जाएगा, ये रेलेवेंट नहीं है। इसके अपन ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। जीरो कूपन बॉन्ड, आज आपको 80 में बॉन्ड मिला, कल को 100 रुपए पेमेंट हुई, 20 रुपए ये गेन है और इस पे टैक्स कितना लगता है, 10%। इसकी इंडेक्सिंग अलाउड नहीं और इस सारे पे टैक्स किस साल लगेगा, रिडेम्पशन, जब कंपनी आपको बदले में पैसा देगी। 80 के 100 मिले तो 20 गेन है,
10% टैक्स लगेगा उसके ऊपर, कोई इंडेक्सिंग अलाउड नहीं। पीरियड ऑफ होल्डिंग पेज नंबर 9 पे है। पहले मान लो फादर ने कोई बिल्डिंग खरीदी, 1 साल रखी, बेटे को ट्रांसफर कर दी, बेटे ने 1.5 साल रखी, बेच दी, तो बेटे के लिए लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। फादर साहब की खरीदने की डेट से पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाएगा। ऐसी मान लो मेरे पास अमलगामेटिंग कंपनी के शेयर थे, मैंने रखे वो 4 महीने, इस बीच वो कंपनी अमलगामेटेड कंपनी ने खरीद ली, मर्ज होगी, 2 अमलगामेटिंग कंपनी मर्ज होगी, तो मुझे अमलगामेटिंग कंपनी के बदले में शेयर मुझे अमलगामेटेड के मिले, वो मैंने 9 महीने और रखे, तो 4 मंथ अमलगामेटिंग के वो खत्म, उसकी जगह अमलगामेटेड कंपनी में आ गए, 9 मंथ्स वो रखे, लिस्टेड शेयर है। तो ये लॉन्ग टर्म होंगे या शॉर्ट टर्म? 4 + 9 13 मंथ्स। पीरियड ऑफ अमलगामेटिंग कंपनीज शेयर वो भी ऐड करना है। और आपकी कॉस्ट अमलगामेटेड की क्या है? जो अमलगामेटिंग कंपनी के शेयर खरीदे वही कॉस्ट किसकी है? उसी के बदले में आए हैं अमलगामेटेड में, वो पीरियड ऐड करना है। डिवेंचर खरीदे मैंने डिवेंचर रखे, सपोज अनलिस्टेड डिवेंचर है, 2.5 साल रखे मैंने, उसके बाद कंपनी ने डिवेंचर को बदल के शेयर दे दिए, मैंने वो 8 महीने और रखे, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग 2.5 साल वो और 8 महीने वो, 3 साल से ज्यादा हो गया, अनलिस्टेड डिवेंचर लॉन्ग टर्म हो गए। इंडेक्सिंग करने की वैसे तो जरूरत नहीं, लेकिन अब क्योंकि वो शेयर बन चुके हैं तो इसलिए इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। और इंडेक्स नीचे बेस में कौन सा रखेगा? जिसमें डिवेंचर खरीदे थे, डिवेंचर की कॉस्ट ही आपकी कॉस्ट शेयर की मान ली जाएगी। कंपनी ने लैंड एंड बिल्डिंग बेची पहले, या किसी भी एसएससी ने लैंड खरीदी, उस पर बिल्डिंग बनाई, तो आप प्रॉपर्टी डीलर को कह के उसका दोनों का ब्रेकअप जान लो, लैंड अलग से सोल्व कर लो और बिल्डिंग। मान लो घर है, पहले लैंड खरीदी 10 साल पहले, 5 साल पहले घर बनाया, तो क्या हो गया? दोनों ही लॉन्ग टर्म है, ऊपर की बिल्डिंग और लैंड, फिर सेपरेट करने की जरूरत नहीं, पूरा जितने का बेचा लेस लैंड की कॉस्ट इंडेक्स कर लेंगे, लेस बिल्डिंग की कॉस्ट इंडेक्स कर लेंगे। और एक बात याद रखना, सेक्शन 48 प्रोविजन 2 में इंडेक्सिंग है, तो इंडेक्सिंग लॉन्ग टर्म असेट्स में होती है। अगर एक असेट्स लॉन्ग टर्म है तो उसकी इंप्रूवमेंट को हमेशा इंडेक्स करना है। मान लो घर रेडीमेड बना बनाया खरीदा था 8 साल पहले, तो लॉन्ग टर्म में आज बेच रहे हैं 8 साल बाद, लेकिन अभी उसका 18-19 के एंड में उस पर एक फ्लोर बनाया था 5 लाख, तो इंडेक्सिंग होगी 5 लाख की। कि कोई स्टूडेंट कह रहा है सर इस फ्लोर को बने तो साल ही हुआ है, नहीं 2 साल नहीं हुए, तब भी वो फ्लोर की इंडेक्सिंग होगी 289, 1920 का इंडेक्स है, बेस में 280, 18-19 का इंडेक्स है। इंप्रूवमेंट की हमेशा इंडेक्सिंग होगी अगर वो असेट लॉन्ग टर्म है, तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है पीरियड ऑफ होल्डिंग लेते वक्त। ओके, गिफ्ट में भी पिछले वाले का पीरियड ऑफ होल्डिंग ऐड करना है। कंपनी के शेयर खरीदे मैंने 1 जनवरी 2019 में, लिस्टेड कंपनी थी, वो कंपनी लिक्विडेट होगी 1 नवंबर 2019 में, लेकिन मेरे पास जो शेयर थे उसका पैसा मिलते मिलते कंपनी से फरवरी 20 आ गई, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग पोस्ट लिक्विडेशन नहीं लेना। जब कंपनी ना रही 1 नवंबर को तो उसके शेयर बाद में रहे ही नहीं, समझो, तो आपके शेयर जनवरी 19 से नवंबर 19 10 महीने रहे, हैंस इट इज शॉर्ट टर्म असेट्स। ये चीज माइंड में रखनी है पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालते वक्त। ओके, टैक्स कब लगेगा? कई बार ना वो सरकार कंपल्सरी एक्विजिशन करती है, एक्विजिशन होगी 16-17 में, पैसा मिल रहा है 19-20 में, तो टैक्स 19-20 में लगेगा। पर इंडेक्सिंग करते वक्त अगर लॉन्ग टर्म है तो न्यूमरेटर में इंडेक्स जिस साल एक्वायर हुई 16-17 में, तो ऊपर इंडेक्स 16-17 का आएगा। पर आप सोल्व करके रख लो गेन वेटिंग में, टैक्स कब दे देना? जब पैसा गवर्नमेंट से मिलेगा। ओके, अदरवाइज आपने उधार बेची तो टैक्स उस साल लगेगा जिस साल वो असेट ट्रांसफर हुई, उस साल। सेक्शन 48 प्रोविजन 2, ये अपन इंडेक्सिंग का पढ़ लिया, कैसे इंडेक्सिंग होगी। इंप्रूवमेंट की बात कर ली पेज नंबर 11 पे, बॉन्ड डिवेंचर की बात कर ली अपन ने। 2001 से पहले, 1 अप्रैल 1 से पहले अगर एसेट्स खरीदी हैं, जैसे घर है, ज्वेलरी है, शेयर है, डिवेंचर है, तो 1 अप्रैल 1 से पहले खरीदी है तो मान लो उस वक्त का तो इंडेक्स ही नहीं। पेज नंबर 11 पे देखेंगे तो इंडेक्स शुरू ही कब से हुआ है? 2001-2 से। 1-2 का इंडेक्स 100 था। मान लो आपने घर खरीदा है सपोज वो 92-93 में, तब का इंडेक्स ही नहीं, पहला इंडेक्स ही 100 है, तो फिर क्या करें? तो सरकार कहती है कि तू ऐसा कर, 1 अप्रैल 1 का रेट जो मार्केट रेट है वो कॉस्ट मान ले। मान लो 92-93 में घर खरीदा 10 लाख का, लेकिन 1 अप्रैल 1 में रेट है उसका मार्केट में 25 लाख, तो 25 लाख कॉस्ट मान के इंडेक्स करके कम कर ले।
लेकिन इंप्रूवमेंट 1 अप्रैल 1 से पहले वाली छोड़ दो। 1 अप्रैल 2001 से पहले वाली इंप्रूवमेंट इज टू बी इग्नोर। इंप्रूवमेंट 1 के बाद वाली लेनी है, क्योंकि जब अगर इंप्रूवमेंट हुई होगी कॉस्ट में तो फिर 2001 का रेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ के आ जाएगा। तो फिर आपको उस इंप्रूवमेंट को प्रायर पीरियड की 2001 से पहले वाली इंप्रूवमेंट को लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो 2001 से पहले वाली इंप्रूवमेंट छोड़ देनी है। बेचते वक्त बेचने के लिए ब्रोकरेज लगी और खर्चे हुए सेल में से कम, खरीदते वक्त कोई ब्रोकरेज लगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड कर लो। जो डायरेक्ट बेचने से रिलेटेड खर्चे हैं वो कम करने हैं। आपको जी घर की साफ सफाई करवाता हूं, नौकर रखा है, वो नहीं। ब्रोकरेज या और फॉर्मेलिटीज के खर्च सेलर के लगे तो सेल प्राइस में से कम, बार के लगे तो कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। इंडेक्स दे रखे हैं पेज नंबर 11 पे, आप पढ़ लेंगे। एक दो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, देख लेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे सेक्शन 50 के डेप्रिसिएबल असेट्स है। डेप्रिसिएबल असेट्स में कोई 1 अप्रैल 1 का ऑप्शन नहीं है और ना ही कोई इंडेक्सिंग है। इट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म असेट्स। ये तो ब्लॉक सिस्टम सेक्शन 50 में बनेगा। कैटेगरी ए, जब सारी असेट्स बेच दी तो शॉर्ट टर्म लॉस या शॉर्ट टर्म गेन। पार्ट बेचा, इतना ज्यादा बिक गया, पूरे बॉक्स से भी ज्यादा, तो फिर शॉर्ट टर्म गेन। नो डब्ल्यूडीवी नो डेप्रिसिएशन। कम में बिका तो क्या आएगी? डब्ल्यूडीवी। कोई शॉर्ट टर्म गेन लॉस नहीं आएगा। ओके। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पेज नंबर 14, जो भी इंटेंजिबल असेट्स है, गुडविल, प्रोफेशनल की गुडविल बेचेगी गेन माफ, क्योंकि उसकी कॉस्ट निकालना मुश्किल है। दुकानदार की गुडविल बिकेगी सेल लेस कॉस्ट। अगर 3 साल से ज्यादा पुरानी गुडविल है, इंडेक्स करो। गुडविल जब नई दुकान बनी समझो उस साल गुडविल जनरेट हुई, और अगर आपने किसी की दुकान खरीदी तो जिस साल खरीदी वहां से बेचने तक का पीरियड ऑफ होल्डिंग 3 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। लेकिन याद रखना इंडेक्सिंग होगी गुडविल की, रूट परमिट की, इस तरह की इंटेंजिबल असेट्स की, ट्रेडमार्क वगैरह की, लेकिन 2001 का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि दुकान अपन ने खरीदी उस 95-96 में, उस वक्त गुडविल के 2 लाख दिए, 1 अप्रैल 1 में गुडविल की वैल्यू 5 थी, मत लो, 2 लाख लेके उसी को इंडेक्स करो। और गुडविल खरीदी है तो कॉस्ट है, गुडविल सेल्फ जनरेटेड है तो उस शॉप को आपने खुद ही बिल्ड किया, उसकी मतलब आपने उसके ऊपर कुछ खर्च नहीं किया, गुडविल का किसी से खरीदी नहीं है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो उसकी कॉस्ट नील, सीधा ही गेन आएगा, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। खरीदी है तो वो कॉस्ट लेनी है। ये इंटेंजिबल असेट्स का रूल है। शेयर डिवेंचर, शेयर की कॉस्ट, खरीदे हैं 2001 से पहले तो 2001 की मार्केट वैल्यू एज ए कॉस्ट ले लो। वो राइट शेयर है, जितने के खरीदे वो कॉस्ट, नहीं खरीदे राइट ऑफर बेच दिया तो जितने पैसे आ गए शॉर्ट टर्म गेन। जिसने राइट ऑफर खरीदा वो एक तो आपको देगा पैसे प्लस कंपनी को देगा, वो दोनों मिला के उसकी कॉस्ट हो जाएगी। शेयर डिवेंचर में 1 अप्रैल 1 का ऑप्शन है, लेकिन याद रखना बोनस शेयर, फ्री के शेयर कभी भी मिले फ्री मिलेंगे, लेकिन अगर बोनस शेयर इशूड बिफोर 1 अप्रैल 2001 है तो 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू ही एज अ कॉस्ट लिया जा सकता है। और अगर 1 अप्रैल 2001 के बाद बोनस शेयर इश्यू हुए हैं इक्विटी शेयर को तो कॉस्ट क्या लेनी है? निल। और इसीलिए जब 112 सेक्शन पढ़ते थे अपा, वो कहता है कि अगर लिस्टेड शेयर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बेचोगे तो 112A लग जाएगा। खरीद बेच पे अगर एसटीटी पेड है फिर तो वही सेल और कॉस्ट का स्पेशल मीनिंग है, वही स्टेप ए स्टेप बी विच एवर इज हायर, वो अपा लेते थे। स्टेप ए में एक्चुअल कॉस्ट, स्टेप बी में लॉर ऑफ 2, एक 31 जनवरी 18 का अपा फेयर मार्केट वैल्यू लेते थे और एक आज का सेल प्राइस विच एवर इज लॉर। स्टेप बी, स्टेप ए में एक्चुअल परचेज कॉस्ट, दोनों में से जो हायर है स्टेप ए और बी में से वो कॉस्ट, वो 112A था। उसमें इंडेक्सिंग अलाउड नहीं, शॉर्ट लॉन्ग टर्म गेन आएगा, लॉन्ग टर्म में ही है वो रूल, क्योंकि शॉर्ट टर्म पे तो फिर एसटीडी पेड है तो 111A लग जाता है 15% फ्लैट वाला। ओके, तो फिर उसमें 1 लाख माफ भी है, बाकी पे 10%। मैं कह रहा हूं स्टॉक एक्सचेंज के बाहर, आउट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज यानी आउटसाइड स्टॉक एक्सचेंज बेचे, बाहर बेचे, कोई एसटीडी पेड नहीं, तो ऑप्शन है लिस्टेड शेयर में। इंडेक्स करोगे तो कॉस्ट, इंडेक्स करोगे तो गेन कम आएगा, टैक्स 20%, बिना इंडेक्स करोगे तो 10% टैक्स लगेगा। तो जो बोनस शेयर है ना लिस्टेड कंपनी के 2001 के बाद वालों पे आप हमेशा ही क्या बोल दोगे कि सर हम तो विदाउट इंडेक्सिंग का ऑप्शन ऑप्ट करते हैं, क्योंकि कॉस्ट ही नहीं है उनकी, इंडेक्सिंग क्या करोगे, तो इसलिए 10% दोगे। और लिस्टेड डिवेंचर पे भी आप क्या कह दोगे कि बिना इंडेक्स,
क्योंकि कॉस्ट इंडेक्स हो ही नहीं सकती, उस पर भी आप क्या दोगे, लिस्टेड डिवेंचर पे हमेशा 10% टैक्स दोगे। ओके, फिर ये इसके बाद क्वेश्चन था रिजल्टिंग कंपनी ओरिजिनल, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ सकते हो 49 2C 2D। वैसे क्वेश्चन नंबर 6 लगा है प्रैक्टिस के लिए। उसने 24 लाख के शेयर खरीदे थे, एक पुरानी कंपनी डी। अब डी कंपनी किसी आर कंपनी में मर्ज होगी, तो डी कंपनी ने अपनी सारी असेट्स में से मान लो 500 रुपए की इसमें असेट्स ट्रांसफर हुई, नहीं 200 रुपए की, तो 200 लाख की असेट्स ट्रांसफर हुई आउट ऑफ नेटवर्थ 1000, 20% असेट्स ट्रांसफर होगी, तो बंदे के 24 लाख के शेयर की वैल्यू 20% गिर गई समझो, क्योंकि जिस कंपनी डी के शेयर हैं वो कंपनी का 20% नेट असेट्स बिक गई, तो 20% 24 लाख का कम कर दो 480, तो नई कंपनी के शेयर की वैल्यू कितनी मान लो 480, पुरानी की वैल्यू 20% 480 गिरा के 1920। ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे। सेक्शन 55 कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का आपने पढ़ लिया था कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जितनी एक्चुअल में लगी ले लो, पर 2001 से पहले वाली इंप्रूवमेंट को आपने क्या करना है, इग्नोर करना है। ओके, फिर था कुछ स्पेशल केसेस 45 ने इंश्योरेंस से क्लेम मिलेगा, जितना मिलेगा वो सेल है। इंश्योरेंस कंपनी एक पुरानी असेट दे दे प्लस कुछ कैश दे दे, तो जो असेट दी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पता करवा लो प्लस जो कैश, दैट इज सेल कंसीडरेशन ऑफ योर असेट्स, लेस कॉस्ट इंडेक्स करके या डायरेक्ट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म उसके अकॉर्डिंग गेन आ जाएगा। यानी इंश्योरेंस से पैसे मिलना भी समझो क्या है, सेल कंसीडरेशन है। ओके, गेन सोल्व होगा। फिर कैपिटल असेट्स कन्वर्टेड टू स्टॉक, आपने 4 साल पहले 2005-6 में या 2008-9 में एक असेट खरीदी, मान लो फर्नीचर खरीदा, अब आपने वो फर्नीचर छोड़ो क्योंकि फर्नीचर पर्सनल हुआ अगर तो वो कैपिटल असेट्स ही नहीं, गेन आएगा नहीं। मैं कहता हूं घर खरीदा आपने 8-9 में, 2016-17 में आपने उसे स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, बिकाऊ कर दिया, फॉर सेल का टैग लगा दिया, कैपिटल असेट्स कन्वर्टेड टू स्टॉक। पहले तो आप देखो 8-9 से 15-16 7-8 साल हो गए, तो इसे इंडेक्स करो, घर उसका बाजार रेट पता करो उस दिन जिस दिन बिकाऊ किया 16-17, क्या आज उस घर का बाजार में रेट क्या है, मान लो 1 करोड़, लेस करो आप उसमें से खरीदा कितने का था 30 लाख, कब 8-9 में, 30 लाख को इंडेक्स करो, बेस में इंडेक्स 8-9 का और न्यूमरेटर में 16-17 जिस साल कन्वर्ट हुआ, इंडेक्स करके गेन निकाल लो, मान लो 40 लाख का गेन आ गया, वेटिंग में रखो। अब ये जब तक नहीं बिकती इस गेन पे टैक्स नहीं लगेगा, सोल्व कर लो जिस साल कन्वर्ट हुई उस साल। मान लो 1920 में 1 करोड़ 20 लाख का ये स्टॉक बिक गया, बिल्डिंग बिक गई, प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया आपने, 20 लाख ऊपर भी की, दैट इज बिजनेस इनकम। 40 लाख का लॉन्ग टर्म वेटिंग में पड़ा था, उस पर भी टैक्स 1920 में दे देना। सेम यही कहानी है 28(6)(a बिजनेस में पड़ा था, क्या किया आपने, स्टॉक को कैपिटल असेट्स में बदल दिया। प्रॉपर्टी का काम था, एक दिन मूड बना, घर बना बना के बेचते थे, एक घर आपने अपने लिए रख लिया, यानी स्टॉक कन्वर्टेड टू कैपिटल असेट्स। यहां भी वही उल्टा कर लो स्टोरी, स्टॉक कितने का बना था वो घर, मान लो 50 लाख का, जिस दिन आपने उसे रहना शुरू कर दिया, स्टॉक से कैपिटल असेट बना लिया, उस दिन उसका रेट मान लो 65 लाख है, तो 65 माइनस 50, 15 लाख का क्या आ जाएगा, बिजनेस इनकम, और असेट की वैल्यू कितनी 65। 6 साल बाद आपने ये घर बेच दिया 2 करोड़, तो 2 करोड़ में 65 कम होगा इंडेक्स होके। तो कैपिटल असेट्स की वैल्यू बाजार रेट है जिस दिन स्टॉक कन्वर्ट टू कैपिटल असेट्स हुआ। 28(6)(a ये पढ़ लेना। 45(2)(a डीमैट अकाउंट में शेयर मेरे पड़े हैं, तो डिपोजिटरी मेरे इशारे पे बेच रहा है, तो गेन मुझे आएगा या डिपोजिटरी को, मुझे आएगा। तो फीफो मेथड के अकॉर्डिंग जो पुराने हैं वो पहले बिकेंगे, अगर एक ही कंपनी के कई टाइम पे शेयर लिए हैं, अलग अलग के हैं फिर तो इश्यू नहीं है, पूरे शेयर बेच दिए रिलायंस के। ऐसा मैं कहता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर हैं मेरे पास, 10 बार खरीदे थोड़े थोड़े, आज बेचे तो क्या पता कौन से बेचे, फीफो। जो डिपोजिटरी की स्टेटमेंट में पहले शेयर हैं वो पहले बिकेंगे, उसके अकॉर्डिंग गेन सोल्व कर लिया जाएगा। 45(3) मैं किसी पार्टनरशिप में एडमिट होता हूं, मुझे कहते हैं सुमित तेरा वो प्लॉट पड़ा है वो हमें दे दे एज अ कैपिटल, मैंने दे दिया, मुझे उन्होंने कहा था 10 लाख के बदले में है ये प्लॉट, नहीं, इनकम टैक्स कहता है बैलेंस शीट में कितना लिखा गया पार्टनरशिप के, मान लो 13 लाख, तो मेरे लिए सेल कितना माना जाएगा 13, और बैलेंस शीट में 8 लिखा है तो मेरे लिए सेल कितना 8 माना जाएगा। और 45(4) फर्म डिसॉल्व होगी, डिसोल्यूशन पे फर्म ने क्या बांटी पार्टनर को, असेट्स, तो उस दिन का बाजार रेट, जिस दिन असेट बांटी उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू ही फर्म के लिए क्या होगा, सेल कंसीडरेशन। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके,
45(5) ऐसा याद रखना, कंपनी लिक्विडेशन पे सेट्स बांटे कंपनी के लिए माफ है, फर्म बांटे फर्म के लिए टैक्सेबल है। 45 सबसेक्शन 5 कंपल्सरी एक्विजिशन। कंपल्सरी एक्विजिशन में अगर एक्वायर होगी, पैसा मिला, तो जब पैसा मिलेगा उस साल टैक्स। लेकिन कई बार ऐसा होता है एक्वायर होगी 16-17 में, पैसा मिल रहा है 19-20, तो आप टैक्स 19-20 में दे देना, लेकिन इंडेक्सिंग करते वक्त न्यूमरेटर में इंडेक्स 16-17, नीचे जिस साल खरीदी अगर लॉन्ग टर्म है तो। यानी आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए पीरियड वहीं तक देखना है इन विच इट इज एक्चुअली एक्वायर्ड, लेकिन गेन आ जाएगा। लेकिन कई बार आप उससे सेटिस्फाई नहीं है कि पैसे और चाहिए। हाँ, वकील साहब की फीस कम कर सकते हैं एक्सपेंसेस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहते हो और दो, दैट इज एनहांस कंपनसेशन। कोर्ट के ऑर्डर से आपको एनहांस कंपनसेशन मिला, तो जब एनहांस कंपनसेशन एक्चुअल में मिलेगा या फिर फाइनल अथॉरिटी का ऑर्डर आएगा, विच एवर इज लेटर, उस साल टैक्स देना। इसकी नेचर वही रहेगी जो ओरिजिनल की थी। ओरिजिनल गेन लॉन्ग टर्म था तो ये भी लॉन्ग टर्म, ओरिजिनल शॉर्ट टर्म था तो ये भी शॉर्ट टर्म। इस तरह से आप इसे सोल्व कर लेंगे। ओके, तो 45(5) कभी कोर्ट ने कम कर दिया तो रीअसेसमेंट होगा। पास्ट में आपने टैक्स ज्यादा भर दिया, आज कोर्ट ने आपका कंपनसेशन बढ़ाने की बजाय कम कर दिया, तो आपको दोबारा रीओपन करना होगा पुराना असेसमेंट। हो सकता है कुछ टैक्स आपको वापस मिल जाए। ओके, तो ये सारा इंस्टॉलमेंट में कंसीडरेशन ले रहे हो तो इनकम टैक्स कह रहा है हम तो इकट्ठा टैक्स लगाएंगे, प्रॉपर्टी तो इकट्ठी ट्रांसफर हो रही है, पैसे तुम इंस्टॉलमेंट में ले रहे हो तो टैक्स हम इकट्ठे पे आज लगाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है पेज नंबर 22 पे 45(5)(a) ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। मेरी लैंड, वो बंदा कहता है जी मैं डेवलप कर देता हूं पूरा, आपको कुछ कैश दे दूंगा, कुछ ये डेवलप एरिया दे दूंगा, बने बनाए फ्लैट ऐसा। तो कहता है जी जब किसी अथॉरिटी का अपने को क्या मिल गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तब तक कुछ ना लो। जब किसी अथॉरिटी का आपको क्या कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद आपको पैसा प्लस कुछ शेयर मिल रहा है डेवलप प्रॉपर्टी का, तो उसका आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पता कर लो, वो प्रॉपर्टी का वो प्लस जो कैश, दैट इज सेल कंसीडरेशन। आपने जो प्लॉट या वो लैंड दी वो उसका सेल कंसीडरेशन पता लग जाएगा। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पता कर लेनी होगी जिस साल अथॉरिटी ने आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, पढ़ लेंगे। 46 लिक्विडेशन पे कंपनी सेट्स बांटे कंपनी के इन द हैंड्स ऑफ कंपनी एग्जाम, लेकिन शेयर होल्डर को मिलेगा, उसने शेयर खरीदे थे उसके बदले में, तो वो एक बात है। एक सेक्शन 222 क्लोज सी आएगा, उसके अंदर कंपनी की बैलेंस शीट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर कहते हैं ये भी तो हमारे प्रॉफिट हैं, ये प्रॉफिट हमें कहां मिले, तो ये डिविडेंड बटता तो हमें मिलता ना, ये भी प्रॉफिट। तो जो सेट्स मिली, मान लो मुझे ₹1,00,000 की सेट्स मिली, मैं कहता हूं जी हिसाब करके परसेंटेज में 222C के अकॉर्डिंग 20,000 तो डिविडेंड बनता है मेरा, तो मुझे मेरे शेयरों के बदले में लाख नहीं मानो 80 मिला है। यस, 80 माइनस कॉस्ट करके शेयर की गेन आ जाएगा। कल को वो मैं सेट्स बेचूंगा तो वो 1,00,000 की ही मानी जाएगी। 80 मान लोगे, फिर कौन सा डिविडेंड, फिर तो टैक्स तब ज्यादा लग जाएगा जब आगे बेचूंगा। नहीं, कॉस्ट आपकी कल को 1,00,000 उस असेट की मानी जाएगी। तो यहां क्वेश्चन नंबर 18 है। 46 से बायबैक करती है कंपनी। अगर यहां पे ऐसा है बायबैक लिस्टेड या अनलिस्टेड शेयर के डोमेस्टिक कंपनी करती है तो कंपनी को टैक्स देना है। पास्ट में ऐसा हुआ, कंपनीज क्या करने लगी, इसके अंदर इंडियन कंपनी डिविडेंड ना बांट के, डिविडेंड टैक्स जो लगता है अच्छा खासा, तो डिविडेंड टैक्स बचाने के चक्कर में ना शेयर महंगे बायबैक करने लगी। तो इसलिए कहा गया कि कंपनी जो बायबैक करेगी शेयर्स, उस पे शेयर होल्डर को टैक्स ना देके कंपनी को देना है 20 प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन 23.296% कंपनी को टैक्स देना है, जो डिफरेंस है। वरना तो मैंने शेयर खरीदे लाख, मुझे मेरे शेयर बायबैक करके कंपनी 2.5 लाख दे रही है, तो 1.5 लाख पे मुझे टैक्स देना चाहिए ना, कंपनी देगी 23.296%। हाँ, अगर कोई फॉरेन की कंपनी बायबैक कर रही है तो टैक्स हमें ही देना है, शेयर होल्डर को देना है। तो लेकिन डोमेस्टिक कंपनी लिस्टेड अनलिस्टेड शेयर को बायबैक करेगी तो कंपनी टैक्स देगी, शेयर होल्डर को नहीं देना। अगर कोई और मतलब फॉरेन कंपनी वगैरह बायबैक कर रही है तो हम टैक्स देंगे, फॉरेन कंपनी नहीं। ओके, तो ये बता रहा है यहां बायबैक स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज या कोई अदरवाइज देन लिस्टेड अनलिस्टेड शेयर हो तो शेयर होल्डर देगा। नेक्स्ट सेक्शन 51 एडवांस फॉरफिट कर लिया। कई बार बेचने का सौदेबाजी चल रही है, कुछ एडवांस आ गए लेकिन अग्रीमेंट फुलफिल नहीं हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एडवांस हमने जब्त कर लिए, फॉरफिट कर लिए, तो वो भी तो फायदा है। पर नहीं, उस पे टैक्स का रूल क्या है, 1 अप्रैल 14 से पहले फॉरफिट किए तो वो क्या है, कॉस्ट में से कम करना, जब बेचोगे तब आ जाएगा गेन। लेकिन 1 अप्रैल 14 के बाद फॉरफिट किए तो सेक्शन 56(2)(9) के अकॉर्डिंग
जो फॉरफिट कर रहा है उसके लिए क्या है, अदर सोर्सेज की इनकम है, कॉस्ट में से असेट के कम नहीं करेंगे, 1 अप्रैल 14। पर इसमें एक चीज और सोचने की है, मान लो फादर साहब के पास एक प्रॉपर्टी थी, पहले उन्होंने किसी के फॉरफिट किए 2 बार, अब बेटे को गिफ्ट कर दी, अब बेटा फॉरफिट कर रहा है, तो बेटा जब बेचेगा तो कॉस्ट ऑफ फादर ही बेटे की कॉस्ट, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी फादर के बाइंग ईयर से देखेंगे, लेकिन जो फादर ने फॉरफिट किए वो कॉस्ट में से कम नहीं होंगे। जो प्रेजेंट सेलर बेटा बेच रहा है वो जो उसने फॉरफिट किए बेटे ने वो कॉस्ट में से कम होंगे। बार के लिए डिफॉल्टर है, उसके लिए कुछ भी नहीं, लॉस हो गया उसका, इसको शॉर्ट टर्म लॉस या लॉन्ग टर्म लॉस नहीं माना जाना। राम कौशिक का 19 क्वेश्चन है, आप इजिली यहां पढ़ लेंगे। डिवेंचर कन्वर्टेड टू शेयर वही है, डिवेंचर की कॉस्ट, शेयर की कॉस्ट, पीरियड फोल्डिंग भी डिवेंचर के टाइम से देखेंगे, तो शेयर्स पे गेन निकालते वक्त वही प्रेफरेंस को इक्विटी में बदलने में है। फिर 48 का फर्स्ट प्रोविजन, नॉन रेजिडेंट फॉरेन से पैसा भेजता है, इंडिया की कंपनी में पैसा लगाता है रुपी में कन्वर्ट करके, फिर रुपी में बेचता है, कन्वर्ट करके फॉरेन में ले जाता है एक नॉन रेजिडेंट। तो 48(1) स्पेशल रूल बताता है, पहले गेन उसी करेंसी में निकालो जिस करेंसी में उसने खरीदे थे फॉरेन से भेज के। इसके लिए क्या करो, सेल की डेट का जो रुपी है उसे बाइंग और सेलिंग रेट जो उस करेंसी का है उसकी एवरेज से डिवाइड कर दो, सेल कंसीडरेशन आ जाएगा। सेल कंसीडरेशन भी नेट लेना, पहले ट्रांसफर के खर्चे काट लो, जो नेट आए उसे एवरेज प्राइस से डिवाइड करना, बाइंग और सेलिंग रेट ऑन द डेट ऑफ सेल से। तो सेल कंसीडरेशन आ जाएगा डॉलर पाउंड में, फिर कॉस्ट भी डॉलर पाउंड वाली, एवरेज रेट रुपी को किससे डिवाइड करके, जिस साल खरीदे उस साल के एवरेज से, तो गेन आ जाएगा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। अब इसे सेल की डेट के बाइंग रेट से मल्टीप्लाई करके जो डॉलर पाउंड वाला गेन है, इंडेक्सिंग होनी नहीं तो रुपी में गेन आ जाएगा, उस पर टैक्स देना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरमीडिएट में जरूरी नहीं, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। चलो नेक्स्ट फिर कहता है लैंड बिल्डिंग का हो गया। ईएसओपी में आए हुए शेयर किसी को गिफ्ट मत देना, वैसे कैपिटल गेन में किसी को गिफ्ट देने पे टैक्स नहीं, पर अगर ईएसओपी में शेयर आए किसी को गिफ्ट दोगे तो टैक्स है। जिस दिन गिफ्ट दोगे उस दिन का मार्केट वैल्यू सेल प्राइस, और सैलरी में जो फेयर मार्केट वैल्यू लगाई थी उसकी, दैट इज कॉस्ट। मान लो 100 वाला शेयर 70 में मिला था, 30 रुपए सैलरी में जुड़ गए थे, आपकी कॉस्ट 100 मानी जाएगी। जिस दिन गिफ्ट दिया 140 का रेट है तो सेल प्राइस 140, डिफरेंस से क्या आएगा, गेन निकलेगा। फिर सेक्शन 50A है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी, क्योंकि वो एसएलएम लगाती है ना, तो वो टर्मिनल डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग चार्ज किया था, डेप्रिसिएशन की वीडियो में देख सकते हैं। फिर 50B सेक्शन है स्लम सेल, नाम से क्लियर है, स्लम सेल मींस एक ब्रांच या यूनिट बेच दिया विदाउट असाइनिंग वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यू टू एनी एसेट, बीच में स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर बीच में। तो इसमें याद रखना ब्रांच बेची है तो जितनी भी फिक्स असेट्स डेप्रिसिएबल हैं जैसे कि बिल्डिंग, मशीन, उनको तो एज पर इनकम टैक्स जो डेप्रिसिएबल वैल्यू जो लेनी है WDV सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग लेनी है। अकाउंटिंग में क्या कर रखा है छोड़ो, डेप्रिसिएशन जैसे लगाते हैं WDV वो लेनी है, और नॉन डेप्रिसिएबल असेट्स जैसे लैंड है वो बिना रिवैल्यूएशन लेनी है। तो लैंड जैसी नॉन डेप्रिसिएबल बिना रिवैल्यूएशन के, डेप्रिसिएबल फिक्स असेट्स WDV एज पर इनकम टैक्स, और अदर सेट्स बुक वैल्यू पे, लेस आउटसाइड लायबिलिटी बुक वैल्यू पे, तो वो आ जाएगी नेट वर्थ उस ब्रांच या अंडरटेकिंग की। कितने की बेची, डिफरेंस से आ जाएगा, 3 साल पुरानी ब्रांच है तो लॉन्ग टर्म, वरना शॉर्ट टर्म, इंडेक्सिंग अलाउड नहीं है। तो इस तरह अगर कोई स्पेसिफाइड सेट्स है जिसपे 35 AD पूरी ले चुके हो, उसकी वैल्यू 0 लेनी है नेट वर्थ ऑफ सेलिंग ब्रांच और अंडरटेकिंग निकालते वक्त, ये चीज माइंड में रखो। 50C सेक्शन क्या कहता है, अगर आपने कोई चीज 1 करोड़ की बेची और उसकी स्टैंप ड्यूटी 1 करोड़ 20 लाख है, तो कहता है जी 5% तक का डिफरेंस है तो हम जो एक्चुअल सेल प्राइस है वही ले लेंगे सेल प्राइस में, लेकिन 5 से ज्यादा, पूरा 5 नहीं, 5 से ज्यादा है स्टैंप वैल्यू एक्चुअल कंसीडरेशन के, तो हम स्टैंप वैल्यू ही सेल कंसीडरेशन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ का आपने घर बेच दिया तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ 5 लाख है, तो एग्जैक्ट 105% है, उससे ज्यादा तो नहीं, छोड़ो स्टैंप वैल्यू को। आप जो 1 करोड़ कह रहे हो दैट विल बी कंसीडर एज सेल कंसीडरेशन। थोड़ा चेंज, आप कह रहे हो 1 करोड़ का बेचा, स्टैंप वैल्यू उसकी 1 करोड़ 15 लाख है, तो 105% से ज्यादा ना, 1 करोड़ का 105% 1 करोड़ 5 लाख बनता है, उससे ज्यादा ना, 1 करोड़ 15 लाख स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ 15 लाख ही क्या माना जाएगा, सेल कंसीडरेशन। तो ये चीज आप माइंड में रखेंगे सेक्शन 50C में। रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर सेक्शन 55A, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाएगा, आप कहते हो सर 115 है ही नहीं, ये गलत है, वो कहता है चलो वैल्यूएशन ऑफिसर को बुला लेते हैं।
अगर कोई कोर्ट गेट में केस पेंडिंग है तो वो कहता है जी फिर वहीं फैसला हो जाएगा, वो देख लेंगे। अगर कोई केस वेस नहीं करना, कोई कुछ नहीं, तो हमारा एक वैल्यूएशन ऑफिसर है, उसको कॉल कर लेते हैं, वो जो वैल्यू लगाएगा मान लेंगे। तो आपने कहा ठीक है जी कोई केस नहीं मैं करता, कुछ नहीं, बुला लो। वैल्यूएशन ऑफिसर आया, वो कहता है जी 115 नहीं, ये तो 112 है, 1 करोड़ 12 लाख ही इस घर की वैल्यू बनती है फेयर मार्केट वैल्यू। तो ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर को 1 करोड़ 12 लाख ही सेल प्राइस मानना होगा। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर आके कहते हैं 1 करोड़ 25 लाख है तो गलत, फिर 1 करोड़ 15 लाख को ही सेल कंसीडरेशन माना जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 28 कर चुके हैं। 50CA कहता है कि फुल वैल्यू, कई बार अनलिस्टेड शेयर का ना बाजार में रेट शेयर मार्केट में तो होता नहीं, शेयर मार्केट में तो लिस्टेड शेयर्स का होता है, अनलिस्टेड शेयर है तो ऑफिसर क्या करेगा, फेयर मार्केट वैल्यू को ही सेल कंसीडरेशन मान लेगा। या तो आप कह रहे हो जी शेयर है 1 करोड़ के बेचे हैं, ऑफिसर कह रहा है गलत कह रहे हो महंगे हैं, तो फेयर मार्केट वैल्यू पता करवाया जाएगा। सपोज 1 करोड़ 20 लाख है वो, तो विच एवर इज हायर, तो ऑफिसर 1 करोड़ 20 लाख को ही सेल प्राइस मान लेगा। ओके, 50D कहता है कभी भी कंफ्यूजन हो, सेल प्राइस नहीं पता लग रहा कि आप कंसीडरेशन अलग अलग तरह से ले रहे हो, बदले में कुछ ले लिया, कभी कुछ कभी कुछ, कोई सर्विस ले ली, पता ही नहीं लग रहा चीज कितने की बेची है, तो फेयर मार्केट वैल्यू पता करके वही सेल कंसीडरेशन मान लिया जाएगा। सेक्शन 50D 112 बता दिया, इक्विटी, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पे, इक्विटी ओरिएंटेड फंड के यूनिट्स और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट, ये लिस्टेड होते हैं बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट और इक्विटी ओरिएंटेड फंड के यूनिट्स। और लिस्टेड इक्विटी शेयर बेचोगे, शेयर पे तो खरीदते और बेचते वक्त एसटीटी भरा है, लेकिन इक्विटी ओरिएंटेड फंड और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट पे सेल के वक्त भरा है, तो 112 लगेगा। सेल में से कॉस्ट का स्पेशल मीनिंग है, बार बार बता चुका हूं, वो लेके आपको कॉस्ट कम करनी है, इंडेक्सिंग करनी नहीं। लॉन्ग टर्म गेन आएगा, लॉन्ग टर्म पे आपको 1 लाख माफ होगा, बाद में टैक्स लगाते वक्त इनकम में एक बार पूरा ऐड कर लो, ग्रॉस टोटल इनकम में लाख माफ, बाकी पे 10%। और इसमें 2.5 लाख की लिमिट माफ ना हो रही हो तो इसको उड़ाया जा सकता है, यस उड़ाया जा सकता है, पर इस पे लगने वाले टैक्स में से 87A की रिबेट नहीं दे सकते, इसमें से कोई भी डिडक्शन नहीं मिल सकती। कोई भी लॉन्ग टर्म हो या 111 शॉर्ट टर्म, उसमें से डिडक्शन तो मिलती नहीं, पर सिंपल वाले लॉन्ग टर्म और 111 वाले शॉर्ट टर्म में से 87A की रिबेट जरूर मिल जाती है। और 2.5 लाख की लिमिट एग्जॉस्ट करने का रूल वो सभी में है, 111 शॉर्ट टर्म में भी, लॉन्ग टर्म नॉर्मल और 112A वाले लॉन्ग टर्म में ही। 2.5 लाख पूरे ना हो, रेजिडेंट आदमी है यहां से पूरा कर लो, नॉन रेजिडेंट है तो स्लैब से पूरा कर लो, 2.5, 3, 5 लाख जो माफ है इन लॉन्ग टर्म में से, या 111 शॉर्ट टर्म या सिंपल लॉन्ग टर्म से पूरा नहीं करना। ये चीजें आप माइंड में रखो। लॉन्ग टर्म में लॉस आ गया इसमें तो दूसरे लॉन्ग टर्म से पूरा होगा, शॉर्ट टर्म से नहीं। याद रखना, कोई भी लॉन्ग टर्म हो लॉन्ग टर्म से कटेगा, दूसरे हेड से नहीं, शॉर्ट टर्म से नहीं। शॉर्ट टर्म लॉस आ गया वो शॉर्ट टर्म गेन से कट सकता है, किसी भी लॉन्ग टर्म से कट सकता है, दूसरे हेड से नहीं। दूसरे हेड हाउस प्रॉपर्टी का लॉस लॉन्ग टर्म गेन या शॉर्ट टर्म गेन से कट सकता है, पर लॉन्ग टर्म लॉस या शॉर्ट टर्म लॉस हाउस प्रॉपर्टी से या बिजनेस से नहीं कट सकता। ओके, 112 में फेयर मार्केट वैल्यू का मीनिंग बताया था कि भाई जो आप 2018 31 जनवरी 2018 का रेट लेते हैं, उस दिन का हाईएस्ट रेट, उस दिन नहीं बिके तो उससे पीछे की डेट का हाईएस्ट रेट। और अगर मान लो वो शेयर उस दिन लिस्टेड ही नहीं थे 31 जनवरी 18, तो ऐसा करो शेयर जब खरीदे थे आपने 2014 में 13 में, उसकी कॉस्ट और इंडेक्स कर लो आप क्या 17 18 का इंडेक्स न्यूमरेटर में रख लो, जैसे कि 272 है, जिस साल खरीदे थे उसका इंडेक्स न्यूमरेटर में इंडेक्स करके वही क्या आएगी वैल्यू, उसे ही फेयर मार्केट वैल्यू मान लो। इक्विटी ओरिएंटेड फंड का मीनिंग क्या है ये पढ़ लिया था, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ लेंगे आप, तो ये क्वेश्चन कर लिए थे। 112 में लॉन्ग टर्म पे क्या है, सिंपल ज्वेलरी गुडविल पे पेंटिंग पे 20% फ्लैट लगता है, इंडेक्स करो, ठीक है। और शॉर्ट टर्म है तो स्लैब रेट में जाएंगी ये चीजें, शॉर्ट टर्म है तो। लेकिन अगर आप लिस्टेड शेयर हैं, एसटीडी पेड करके बेच रहे हैं तो 112 में जाएगा। एसटीडी पेड करके नहीं, आउट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज यानी आउटसाइड स्टॉक एक्सचेंज बेच रहे हैं तो उस केस के अंदर आपको ऑप्शन है इंडेक्स करके करोगे तो 20% टैक्स है, बिना इंडेक्स 10% है, चॉइस इज योर्स। आपको सोचना है फायदा किस में है, बाकी इनकम भी जोड़ के बना लो, जिसमें कम बने वो अच्छा है। बोनस शेयर लिस्टेड में 1 अप्रैल 1 के बाद इशूड है, हमेशा आप लिस्टेड शेयर में अगर बाहर शेयर मार्केट के बाहर बेचोगे तो हमेशा ही आप बिना इंडेक्स कहोगे 10% टैक्स लगेगा। लिस्टेड डिबेंचर में हमेशा ही 10% लगेगा, क्योंकि उसकी तो कोई कॉस्ट इंडेक्स कर ही नहीं सकते। बोनस शेयर 1 अप्रैल 1 के बाद वालों की कॉस्ट होती नहीं। जीरो कूपन बॉन्ड पे हमेशा 10% टैक्स लगता है, इंडेक्सिंग उसकी भी नहीं होती। और शॉर्ट टर्म अगर मान लो मैं कहता हूं लिस्टेड शेयर एसटीडी पेड करके बेचे, शॉर्ट टर्म है तो भाई लॉन्ग टर्म होता तो 112,
शॉर्ट टर्म है तो 111 है, 15% फ्लैट रेट से टैक्स लगेगा। ये अपन ने एग्जांपल इसके लिए थे। इनमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलती। हाँ 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख पूरे ना हो तो इनको एग्जॉस्ट कर सकते हैं तीनों को। 112 वाला लॉन्ग टर्म या 111 वाला शॉर्ट टर्म। 87 ए इनमें से मिल जाएगी, सिंपल लॉन्ग टर्म या 111 ए वाला शॉर्ट टर्म, इसमें से 112 ए में से नहीं। तो ये आपने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आपने पढ़ लिए होंगे। डिविडेंड स्ट्रिपिंग बता दिया था, डिविडेंड मिलने से जस्ट पहले शेयर खरीदे, डिविडेंड लेके जस्ट आफ्टर बेच लिए, विद इन 3 मंथ्स बिफोर खरीदे, विद इन 3 मंथ्स आफ्टर बेच लिए। तो क्या आएगा आपको, जितना डिविडेंड आया वहां तक क्या है, कॉस्ट माइनस कर देना, कॉस्ट कम कर देना, फिर देखते हैं लॉस कितना आता है। तो वो सारा अपन ने पढ़ लिया था। यूएस 64 काम नहीं आता, 1033 स्कीम बंद होगी। एक स्कीम थी यूएस 64, उसमें जो पैसा मिल रहा है बढ़ के मिल रहा है, जितने जमा करवाए उससे ज्यादा, तो गेन माफ है। 1037 बता ही दिया अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का। उसके बाद डिवेंचर का मैंने बता दिया। फिर एग्जम्पशन सेक्शन 54, घर बेच के घर खरीदोगे, लॉन्ग टर्म गेन होना चाहिए इंडिविजुअल एचएफ को, तो माफ हो सकता है। नया घर खरीद लो या कंस्ट्रक्ट करना हो या परचेज कर लो, परचेज करना है विद इन 2 ईयर आफ्टर और 1 ईयर बिफोर खरीद सकते हो, बनाना है तो विद इन 3 ईयर आफ्टर। पहले कंस्ट्रक्शन शुरू कर लो बेचने के, कंप्लीट बाद में हो जाए चलेगा, जितनी कॉस्ट है उसकी 54 में एग्जम्पशन, गेन माफ हो जाएगा। अभी नहीं लगाना चाहते तो कैपिटल गेन स्कीम में डाल लो, रिटर्न से पहले जितना जमा करवाओगे एविडेंस दे दो इनकम टैक्स ऑफिसर को, गेन वेटिंग में, टैक्स माफ तब लगेगा जब आप टाइम पूरा हो गया, 3 साल आपने नहीं निकाले तो लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म रहेगा। लेकिन खरीद के 3 साल घर बेचा ना तो लॉन्ग टर्म कन्वर्ट होकर शॉर्ट टर्म। तरीका क्या है, 54, 54B और डी में जितने का खरीदा था आपने गेन माफ करवाया था। मान लो 40 लाख का घर खरीदा था, गेन ही 30 का था, 30 माफ हो गया। अब आपने साल बाद ही वो घर 40 वाला 75 लाख में बेच दिया, तो 75 माइनस कॉस्ट, 40 का खरीदा था, 54 में कितनी लॉन्ग टर्म माफ करवाया था 30, तो उसकी कॉस्ट रिड्यूस करके 10, 75 माइनस 10 65 लाख का क्या आ गया वहां से, सारा ही शॉर्ट टर्म। ऐसा कॉस्ट में से ऑलरेडी जो एग्जम्पशन है वो कम करने का रूल 54B और डी में है, EE, EC और F में नहीं। ओके, स्कीम में रिटर्न तक करवा देना वरना डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके, तो लेकिन ये कह रहा है अगर 2 करोड़ से ज्यादा का गेन नहीं है तो आप एक की जगह 2 घर भी खरीद सकते हो, पर लाइफ में एक बारी 2 घर वाला बेनिफिट है, एक घर वाला हमेशा है। आपके पास 6 घर हैं, कोई चक्कर नहीं, 54 में 6 घर हैं, आपने एक घर बेच के और घर खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं, गेन माफ। 2 करोड़ से कम गेन है तो 2 खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं, पर जिंदगी में दोबारा 2 घर खरीदने वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, एक फिर भी खरीद पाओगे। तो 54 में ये सारे रूल बताता है, कैपिटल गेन स्कीम और ये सब लॉन्ग टर्म पे मिलती है। ओके, डिफॉल्ट वाली बात अपन ने कर ली। ओके, एक और घर खरीद के उस पर फ्लोर डाल लो, ये सारी बातें अपन ने कर ली थी, क्वेश्चंस अपन ने देख लिए थे। 54B अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच के कोई भी लैंड रूरल से अर्बन खरीद लो, खेती की खरीदो। अगर रूरल खरीदोगे तो डिफॉल्ट का भी इशू खत्म। मान लो मैंने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेची, 2 साल से मेरे पेरेंट्स खेती में यूज कर रहे थे, मैं इंडिविजुअल हूं, एचएफ को भी मिलती है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पे। मैंने नई लैंड एग्रीकल्चर खरीदी पर गांव में खरीदी, अब अगर उसको 3 साल में बेच दूंगा तब कोई डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, पुराना गेन भी कैंसिल नहीं होगा। लेकिन अर्बन खरीदी 3 साल में बेच दी, वही कहानी, कॉस्ट जितने की खरीदी लेस जो 54B की एग्जम्पशन, वो बची हुई कॉस्ट सेल माइनस कॉस्ट से गेन आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कन्वर्ट हो जाएगा। वो सारी बातें अपन ने देखी। 54D में कंपल्सरी रिक्वायर्ड हुई फैक्ट्री की लैंड एंड बिल्डिंग, तो 54D मिल सकती है कंडीशन, आप पास पीरियड से उसके ऊपर फैक्ट्री इंडस्ट्री बिजनेस यूज कर रहे थे, तो आप नई लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लो बिजनेस के लिए, गेन माफ। अभी नहीं खरीदनी तो आराम से खरीद लेना, कैपिटल गेन स्कीम में डाल दो, 3 साल में बेचनी नहीं तो डिफॉल्ट का रूल वही लग जाएगा। ओके, फिर उसके बाद 54EC, कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग पे लॉन्ग टर्म गेन आए, शॉर्ट टर्म पे नहीं है, लॉन्ग टर्म गेन आए, घर बेचा या फैक्ट्री का प्लॉट बेचा, क्योंकि डेप्रिसिएबल पे तो लॉन्ग टर्म आता नहीं है, बिजनेस की बिल्डिंग पे घर बेचा या प्लॉट बेचा फैक्ट्री का, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पे नहीं, सिर्फ लॉन्ग टर्म आया, 54EC मिलेगी। करना क्या है आपको, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की सिक्योरिटी में लगाना है। टाइम बहुत थोड़ा है, टाइम क्या है, सिर्फ 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स में लगाओ। मान लो आपने बेची 1 मार्च को, कोई ज्वेलरी बेच, ये लैंड एंड बिल्डिंग बेची, घर बेचा, लॉन्ग टर्म गेन आ गया। आपको पैसा इन्वेस्ट करने का जो पीरियड मिलेगा 1 सितंबर तक का है, 1 मार्च से 6 महीने, और रिटर्न भरने की डेट सपोज 31 जुलाई आ गई, तो भैया रिटर्न से पहले जमा करवाओ,
टाइम तो आपके पास 1 सितंबर का है, पर ऑफिसर कहेगा मैं कैसे मान लूं कि तू NHA और RECI में लगाएगा, गेन कैसे माफ कर दूं? तो इसका तो एक ही तरीका है, या तो रिटर्न से पहले जमा करवा दो, 6 महीने के चक्कर में ना पड़ो, या फिर क्या आप रिटर्न लेट भरो, यही सोल्यूशन है। रिटर्न थोड़ी सी आप लेट भर दो, लेट होने पे अगर टैक्स है तो पेनल्टी लग सकती है 5,000 रुपये की, क्योंकि दिसंबर तक 5,000 की पेनल्टी होती है 31 दिसंबर तक, उसके बाद 10,000 अगर टैक्स बनता है तो। अगर 5 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं है तो पेनल्टी 1,000 रुपये तक की लगती है। वो पेनल्टी लग सकती है थोड़ी बहुत, पर और सोल्यूशन ही नहीं है। नहीं तो रिटर्न तक आप क्या है इन सिक्योरिटीज में लगा दो। और इसमें लॉकआउट पीरियड 3 साल है, इससे अंदर बेची तो जो पुराना गेन है वो विड्रॉ हो जाएगा, लॉन्ग टर्म रहेगा। मान लो इसमें 50 लाख से ज़्यादा की एग्जम्पशन नहीं मिलती इसी में। मान लो मैंने कोई घर बेचा, उस पर 50 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, मैंने उसमें से 40 लाख रुपए नेशनल हाईवे अथॉरिटी में लगा दिया, तो 10 लाख पे टैक्स भर दिया, 40 माफ हो गया लॉन्ग टर्म। मैंने ये 40 वाले 8 महीने बाद ही, 8 महीने अभी शॉर्ट टर्म भी है, मतलब 8 महीने बाद ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बॉन्ड बेच दिए 45 लाख में। 40 वाले 45 में बेचे तो 5 लाख का तो नया कौन सा गेन आएगा? शॉर्ट टर्म। जो 40 माफ हुआ था वो कैंसिल, उस पर टैक्स लॉन्ग टर्म मानते ही लगेगा। इसमें वो प्रोसीजर नहीं है कि सेल में से कॉस्ट माइनस ऑलरेडी एग्जम्पशन, वो 54B और D में है, इनमें नहीं। इनमें तो 40 माफ हुआ था लॉन्ग टर्म NHA में लगाने की वजह से, वो कैंसिल, 40 लॉन्ग टर्म ही माना जाएगा। और नए वाला लॉस गेन जो आता है कर लो, 40 वाले 45 में बेचे, 5 का शॉर्ट टर्म, 40 वाले 38 में बेचे, 2 का जो आएगा वो शॉर्ट टर्म लॉस। अगर साल रुक के बेचोगे तो उसकी इंडेक्सिंग करके 40 लाख की गेन लॉस निकाल लेना। पुराने वाला जरूर टैक्सेबल हो जाएगा 40 लाख लॉन्ग टर्म। इसी में डबली में स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, ये ज्यादातर स्टार्टअप स्कीम में आने वाली कंपनीज को पैसा देना चाहते हैं, उस तरह की सिक्योरिटीज में लगाने को आपको सरकार कहती है। टाइम 6 महीने का 50 लाख तक मिलेगी, किसी भी लॉन्ग टर्म को बचा सकते हो। खास बात यह है ज्वेलरी, घर, किसी, और एक साथ 2 एग्जम्पशन। हाँ, कुछ जैसे घर बेचा, घर खरीद लो 54, फिर थोड़ी नेशनल हाईवे अथॉरिटी में लगा दो, डबली में लगा दो, कोई भी लॉन्ग टर्म पे मिल जाएगी डबली। ज्वेलरी बेचोगे तो इसी नहीं मिलेगी, घर बेचा तो 54 भी मिल सकती है, घर क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग है इसी मिल सकती है। और ये कह रहा है कोई भी कैपिटल असेट्स डबली मिल सकती है, जो डबली में स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है, 6 महीने में लगाना है। यहाँ भी 3 साल के अंदर बेचोगे तो डिफॉल्ट, और या उस पे लोन लोगे, इसी डबली कहते हैं, सिक्योरिटी पे रख के इन बॉन्ड्स को लोन भी नहीं लेना 3 साल के अंदर, वरना यू विल बी ट्रीटेड एज डिफॉल्टर। तो ये फिर 54F की बात करता है कि आपने कुछ भी बेचा घर छोड़ के, ज्वेलरी बेची, शेयर बेचे, कुछ भी बेचा, प्लॉट बेचा, पेंटिंग बेची, तो आपको लॉन्ग टर्म गेन आना चाहिए। आप इंडिविजुअल HUF हैं, घर पे लगा दो 54F। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, गेन का सारा पैसा लगाना है। मान लो आपने ज्वेलरी 50 की बेची, कॉस्ट इंडेक्स करके 40, तो गेन 10 लाख रुपए आया। लॉन्ग टर्म गेन 10 बचाना है ना, तो यू हैव टू इन्वेस्ट 50 इन द हाउस, 50 लाख लगाने पड़ेंगे। ये बेकार बात है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। और यू मस्ट नॉट हैव मोर देन 1 हाउस इन योर पोजेशन, एक से ज्यादा घर आपके पास होना, और एक ही लेना है, 2 नहीं लेने, चाहे पहले है चाहे नहीं, एक ही लेना है। और ऐसा ना हो एक लेके 54F की एग्जम्पशन ले ली, और यही 2 साल का पीरियड और 3 साल कंस्ट्रक्शन, वही 54 वाला, उसमें और कर लिया ना, तो जो गेन माफ हुआ था वो भी टैक्सेबल। मान लो मैं कहता हूं ज्वेलरी बेची 50 की, कॉस्ट आ गई 40, 10 का गेन आ गया। 10 का गेन बचाने के लिए हमने क्या है, नया घर खरीद लिया, ज्वेलरी बेच के हमने मान लो 30 लाख का घर खरीद लिया, तो गेन कितना माफ होगा? 10 लाख बचाना था तो 50 लगाने थे, आपने 30 लगाए हैं, 60% लगाए, 50 में से 30 लाख रुपए का घर खरीदा, तो आपको 6 लाख रुपए माफ हो गया, 4 लाख पे टैक्स। अब आपने घर बेचना नहीं है, 3 साल के अंदर बेच दिया आपने, 30 लाख वाला बेच दिया, अभी 1.5 साल बाद ही 34 लाख का, 4 लाख का तो नया शॉर्ट टर्म आएगा। जो माफ हुआ था ना पहले 6 लाख रुपए, वो लॉन्ग टर्म अब टैक्सेबल होगा, डिफॉल्ट वाले साल रहेगा वो लॉन्ग टर्म ही। इसमें 54 वाला पंगा नहीं है कि कॉस्ट में से जो एग्जम्प्ट अमाउंट है कम करो, नहीं। और वैसे भी ये प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन है, स्कीम में डाल दिए 30 लाख, 6 लाख माफ हो गया गेन, मान लो 50 माइनस 40 कॉस्ट 10 लाख का गेन है, 50 लगाओ तो 10 बचाओ, आपने 30 लाख स्कीम में डाल दिया, तो प्रोपोर्शनेट 6 लाख माफ। लेकिन स्कीम से नहीं निकाले तो प्रोपोर्शनेट ही 3 साल पूरे होने पे कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म आएगा, जिस पे टैक्स लगेगा। तो ये 54F की एग्जम्पशन थी। 54H कोई एग्जम्पशन नहीं है, वो कहती है जी पैसा लेट मिलेगा तो पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी क्या है, लेट स्टार्ट होगा। काउंटिंग कहां से शुरू होगी?
इन्वेस्टमेंट की जब पैसा मिलेगा उसके बाद। तो एक आज नोट्स पीडीएफ अटैच है इसमें डिस्क्रिप्शन में, वो डाउनलोड कर लें। पहले तो ब्रीफ समरी लगी हुई है, ये सारा जो मैंने अभी बताया इसकी, इसके बाद क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ये कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा। देखते हैं पेज नंबर 59 पे क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 में देखते हैं, कह रहा है मिस्टर मिथुन ने 100 शेयर खरीदे गुड मनी कंपनी लिमिटेड के 2005 में, 1 अप्रैल 5 में। 1000 का एक शेयर था, पब्लिक इश्यू में खरीदे, उस वक्त एसटीटीबी पे किया। ओके, कंपनी ने अलॉट किए बोनस शेयर। देखो पहले तो 1 अप्रैल 5 यानी 4-5 में आपने कितने शेयर खरीदे? 4-5 में आपने खरीदे 100 शेयर। 100 शेयर परचेज एट ₹1000 ईच। आपने 100 शेयर खरीदे थे उस वक्त 1000 रुपए का एक। फिर क्या हुआ? 1 दिसंबर 18, तो 1 दिसंबर 18 किस साल में आ गया? 18-19 में। तो 1 दिसंबर 18 में कह रहा है एक के बदले में एक बोनस शेयर मिला। तो कितने बोनस शेयर मिल गए आपको? आपको 100 शेयर बोनस, एक के बदले में एक ना, 100 शेयर थे, एक के बदले में एक मिला तो 100 शेयर और मिल गए, फ्री में मिलते हैं। डिविडेंड छोड़ो, कितना मिलेगा, कम मिलेगा छोड़ो। आपने ये 2 शेयर हो गए, ये सारे शेयर बेच दिए 4000 का एक। कब बेचा? 1 अक्टूबर 19। 1 अक्टूबर 19 में ये सारे शेयर बेच दिए, 100 ये और 100 ये, 1 अक्टूबर 19। तो ये वाले शेयर तो लॉन्ग टर्म है, यहां से यहां। ये वाले दिसंबर 18 से बेचे कब? अक्टूबर 19। ये शॉर्ट टर्म होंगे। तो देखते हैं इसको, ओरिजिनल वाले को सोल्व करो। ओरिजिनल शेयर्स पे कितने में बेचे? सेल कंसीडरेशन 100 शेयर आपने 4000 रुपए का एक बेच दिया, 4 लाख रुपए में बेच दिए। हमें कह रहा है 4 लाख में तो बेचे, लेकिन 1% अपनी क्या लग गई? ब्रोकरेज। 1% 4 लाख का कितनी लग गई? 4000। नेट सेल कंसीडरेशन कितना आ जाएगा हमारा? 396। कॉस्ट को आपको इंडेक्स करना होगा। किस साल ये खरीदे थे? 1 लाख के, देख लो ये 1 लाख के बनते हैं ना, 1 लाख के। 1 लाख को इंडेक्स करो 289 अपॉन 4-5 का, नहीं ये बना 5-6 बना। ओके 5-6, 1 अप्रैल 5 है ना, हाँ 1 अप्रैल 5। तो 5-6 का इंडेक्स देखना होगा अपने को। ये करेंगे इंडेक्स करके, अपना जो आएगा 5-6 का इंडेक्स देख के, जो इंडेक्स आएगा आपका 5-6 का 117, तो यहां इंडेक्स करके कम कर लेंगे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस आ जाएगा अगर ये शेयर कौन से हैं? अनलिस्टेड हैं। ठीक है, या स्टॉक एक्सचेंज के बाहर बेचे विदाउट एसटीटी, तो बिना इंडेक्स और विद इंडेक्स देखेंगे। लेकिन मुझे अब पढ़ना है कि इसने बेचे कैसे हैं। ये मुझे कह रहा है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचे, 1% ब्रोकरेज, और ये देखो कह रहा है एसटीटी भी भरा है। अच्छा, अगर एसटीटी भरा है तो केस बदल गया है यहां पे, क्योंकि फिर एसटीटी भर के खरीदे और एसटीटी भर के बेचे। अगर आपने इन पे एसटीटी पे किया है, एसटीटी पेड ऑन सेल, फिर तो ये सेक्शन क्या लग गया? 112A लग जाएगा। सेक्शन 112A, सेक्शन 112 के ए के अकॉर्डिंग कॉस्ट का क्या मीनिंग है आपको पता है? ए स्टेप और बी स्टेप। एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी आपको पता है? 1 लाख। स्टेप बी में 2 चीजें हैं, दोनों में से जो लेस। स्टेप 1 फेयर मार्केट वैल्यू देनी पड़ेगी इसे। 31 जनवरी 18 में एक शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू कितने रुपए है? 2000 रुपए। देखो लास्ट में दी हुई है, देनी पड़ेगी वरना अपना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। बेच तो आप 4000 में रहे हैं, लेकिन लास्ट में देखो 31 जनवरी 18 में एक शेयर का रेट 2000 है, तो 100 शेयर, एक शेयर का रेट 2000, तो 2 लाख रुपए। बेचे कितने में? 100 शेयर आपने, 100 शेयर 4000 रुपए का एक, आप बेच कितने में रहे हो? 4 लाख में। इन दोनों में से लेस क्या है? 2 लाख। तो आपकी कॉस्ट क्या ली जानी चाहिए? ए और बी में से हार क्या है? 2 लाख। तो आपकी कॉस्ट 2 लाख ली जाएगी। यहां पे स्पेशल मीनिंग है कॉस्ट का अंडर सेक्शन 112A। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ जाएगा? यहां से सोल्व करके सारा 196 का आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखना पड़ेगा ना, अगर बेचते वक्त भी एसटीटी है, खरीदते वक्त भी है, तो 112A लग गया, फिर तो ये क्वेश्चन में मुझे क्या देगा? 31 जनवरी 18 का मार्केट वैल्यू, उसके बेस पे 112A लगेगा, वरना 112A लगेगा ही नहीं। लेकिन जो बोनस शेयर बेचे, बोनस शेयर सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 19,
कितने में बेचे? 100 शेयर बेचे 4,000 रुपए का एक, 4 लाख रुपए। इसको भी बेचते वक्त ब्रोकरेज दी है 1%, 4,000, 396। अब आप देखो बोनस शेयर, नेट सेल कंसीडरेशन, बोनस शेयर की कोई कॉस्ट ही नहीं होती, फ्री है। 1 अप्रैल 1 के बाद वाले बोनस शेयर की कॉस्ट क्या लेनी है, क्योंकि ये इशूड कब है? आफ्टर, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001, कॉस्ट निल। सारा का सारा क्या गया? लॉन्ग टर्म। देखो पहली बात कब मिले थे? ये मिले थे अपने को बोनस शेयर मिले हैं 1 दिसंबर 18, बेचे 1 अक्टूबर 19, तो ये आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 396 का। ठीक है, तो अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इस पे अगर एसटीटी भरा है, देखो चेक करो सारों पे एसटीटी भरा है, हाँ सारों पे, फिर ये अंडर सेक्शन 111A हो जाएगा। एसटीटी भर के बेचे शॉर्ट टर्म 111A, लॉन्ग टर्म पे 112A, और अगर ये एसटीटी ना भर के बेचे होते आउटसाइड स्टॉक एक्सचेंज तो सिंपल शॉर्ट टर्म आता जो स्लैब में जाता। फिलहाल ये कहाँ जाएगा? 15% फ्लैट रेट से। 396 ये आ गया, 196 लॉन्ग टर्म आ गया। इस पे टैक्स बना लेना आप, तो टैक्स देखो, टैक्स बनाओगे तो दोनों इकट्ठे कर लोगे, ये दोनों जोड़ लो, टोटल इनकम, ग्रोस टोटल और टोटल इनकम कितनी आ जाएगी जोड़ के दोनों? 592। आप देखो 592, बंदे की एज क्या है मिथुन? 2.5 लाख रुपए माफ करने हैं, एज दे रखी है क्या इसकी? देखो आप इस बंदे की एज क्या है, ये कह रहे हैं मिथुन ने परचेज किए हैं 1000 शेयर, उसके बोनस शेयर भी हैं और 75th बर्थडे क्वेश्चन में लिखा है, तो 3 लाख माफ करने हैं, तो टैक्स में 3 लाख रुपए यहां से माफ करूं कि यहां? ये तो है 10% वाला, क्योंकि ये अंडर सेक्शन किस में चला गया? 112। ये है 15% वाला, तो मर्जी आपकी, किसको माफ करवा लो 3 लाख? इसको माफ करवा लो, क्योंकि इस पे 15% टैक्स है। बैलेंस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो बचा 96, उस पे 15% लगा लो, और जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचा 196, इसमें लाख रुपए तो माफ ही हैं, क्योंकि 96 पे ही लगना है। कितने परसेंट? 10%, 9600 रुपये ये हो जाएगा, और इस पे लगा लो, आपको पता है लाख रुपए तो माफी होता है। 96 का 15% कितना हो जाएगा? 14,400। टोटल टैक्स जो बनाओगे वो 24,000 का हो जाएगा। इसके ऊपर क्या लगा लेना? 24,000 पे 4%, 24,000 का 4%, 960। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 24,960 का टैक्स आप पे कर देंगे। देखो ध्यान से, ये तो एग्जॉस्ट तो होनी है लिमिट, बंदे की 75वां जन्मदिन है उसका, तो 3 लाख रुपए माफ होने हैं, तो यहां से करो चाहे वहां से, लेकिन वहां से करना, क्योंकि इसमें तो है ही 96 लाख, तो वैसे ही माफ है, उसमें 15% है, इसमें 10% है, तो वो माफ करवा लो, बढ़िया है। क्योंकि इनकम 592 है, 87A का सवाल ही नहीं उठता, और इसमें से 87A मिल भी नहीं सकती, इस वाले टैक्स में से मिल जाए तो मिल जाए, पर फिलहाल 5 लाख से ऊपर इनकम है, इसलिए ये नहीं मिलेगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 59 मैंने थोड़ा स्पीडली आपको बता दिया है, आप इसे कर लेंगे। ओके, और देखते हैं इसी में क्वेश्चन, देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 61। देखो थोड़ा स्पीडली कराता हूं, आपने एक ओवरव्यू ले लेते हैं खाली, बाकी आंसर डिटेल्ड है, आप इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि एक्स ने फर्निश की अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है, 10,000 शेयर हैं नंबर में, 500 रुपए का एक शेयर बेचा इसने। देखो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर 10,000 है नंबर में, ये बेचा 500 रुपए का एक है। ये 10,000 शेयर कैसे खरीदे? इसमें फादर साहब से गिफ्ट आए, कब? रिसीव एज अ गिफ्ट फ्रॉम फादर जून 2000 में 5,000 शेयर, जिनका 1 अप्रैल 1 में। अच्छा, ये जो 10,000 शेयर सोल्ड है ना, शेयर सोल्ड एट द रेट 500 ईच, इसकी 3 कैटेगरी हैं। एक तो गिफ्टेड है, कितने शेयर? 5,000 शेयर, और ये बड़े पुराने हैं, तो 1 अप्रैल 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू ले लो इनका, कितना दे रखा है एक शेयर का? 200 रुपये, 200 ईच। ओके, फिर कहता है बोनस में आए थे, यानी फ्री में आए थे बोनस शेयर। कब आए थे ये बोनस शेयर? ये बोनस शेयर आए थे 21 जुलाई 2008, यानी 8-9 में बोनस शेयर आए थे। कितने आए थे ये आए थे 2000 शेयर फ्री में। ओके,
फिर ये कह रहा है 5 ये 2 ये 7 हो गए। फिर कह रहा है जो 3000 शेयर खरीदे थे परचेज कब खरीदे थे? 1 फरवरी 11 यानी 10-11 में खरीदे थे। कितने शेयर खरीदे थे? 3000 शेयर। किस रेट में खरीदे थे? ₹350 ईच, यानी कि ये शेयर खरीदे थे 3000 इंटू 350 करूं तो 10,50,000 के। और ये शेयर तो कॉस्ट क्या थी इनकी? तो नील थी। और इनका फेयर मार्केट वैल्यू एज अ कॉस्ट ले लोगे ना, 1 अप्रैल 2001 वाला 200 के हिसाब से लोगे तो 5000 इंटू 200 तो 10 लाख रुपए इनकी कॉस्ट बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे शेयर आपने बेच दिए, ये 500 रुपए के एक, और ये अनलिस्टेड शेयर हैं, अनलिस्टेड शेयर्स हैं। ओके, लिस्टेड शेयर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचो, एसटीटी पे करके तो 112 लग जाता है। स्टॉक एक्सचेंज के बाहर बेचो तो ऑप्शन का पंगा करके देखो, लॉन्ग टर्म बिना इंडेक्स तो 10%, इंडेक्स के साथ 20, ये तो है ही अनलिस्टेड शेयर, इसमें कोई इशू नहीं। ये अनलिस्टेड शेयर 24 महीने बाद लॉन्ग टर्म हो जाते हैं, सिंपल तरीके से गेन निकलेगा, वो चीज है। चलो फिर कहते हैं ये घर खरीद रहा है, फिर वो घर बाद की बात है, पहले आप बेचो, सारे ही लॉन्ग टर्म है, ये सारे लॉन्ग टर्म है ना, तो कोई शॉर्ट टर्म हो तो उसे अलग से सोल्व करूं, सबको इकट्ठा सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर 61 में 10,000 शेयर आप कितने में बेच रहे हो? 500 रुपए का एक। कितने में बेच रहे हो? 50 लाख रुपए में बेच रहे हो। लेस कॉस्ट, कॉस्ट को इंडेक्स करो, ये वाली कॉस्ट कितनी? 10 लाख। 10 लाख को इंडेक्स करोगे तो कितना बन जाएगा? 100 रखो ना, तो 10 लाख को आप इंडेक्स करोगे 289/100, ये बन जाएगा 28,90,000। 28,90 ये बन गया। फिर बोनस शेयर की तो कोई कॉस्ट होती नहीं, बोनस शेयर्स की कॉस्ट क्या होती है आपको पता है? नील। फिर आप कॉस्ट को इंडेक्स करो, ये जो शेयर खरीदे थे अपने, ये 10,50,000 के हैं, इसको इंडेक्स करो 289। कब मिले थे शेयर? 10-11 में। 10-11 का इंडेक्स देखो कितना है? 167। तो आप 10,50,000 का करो 289 डिवाइडेड बाय 167, तो ये आ गया 18 लाख समथिंग बनेगा, ये 18,17,066। कम करो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया? ये 18 ये आ गया, प्लस 2890 माइनस 50 लाख, तो ये आ जाएगा 292 समथिंग आ गया, 292,934। अब पढ़ो मुझे क्या कह रहा है। लॉन्ग टर्म गेन है, अनलिस्टेड शेयर है, कोई चक्कर नहीं है एसटीटी का, सिंपल गेन आएगा, कोई ऑप्शन वाला भी इशू नहीं। लिस्टेड शेयर स्टॉक एक्सचेंज के बाहर बेचो तो होता है ऑप्शन। कह रहा है कि घर खरीद रहा है, इसके पास ऑलरेडी एक घर है, इससे एक ही है ना। 54F कहती है कोई भी लॉन्ग टर्म हो, शेयर वाला है ना ये, कोई बात नहीं, कोई भी लॉन्ग टर्म हो घर खरीद लो, एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए, तो एक है कोई बात नहीं। तो ये 25 लाख रुपए का रिटर्न से पहले 1 जून 20 को खरीद रहा है 25 लाख का, तो 54F कितनी मिलेगी? ये पुराने नोट्स में मिस प्रिंटिंग थी, 15 लाख गया हुआ था, 25 लाख है। तो आप देखो 292,934 माफ करवाना है तो 50 लाख रुपए लगाओ। आप 25 लाख लगा रहे हैं रिटर्न से पहले, तो गेन आपको 146 समथिंग माफ होगा, 146,467। तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ जाएगा? 146,467, जिस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 में यही था, बहुत सिंपल था। देखते हैं थोड़ा और इसी में। देखो क्वेश्चन नंबर 62 में चलते हैं। 62 में क्या कह रहा है? कह रहा है मिस्टर संधू की एज 48 है, उनका घर पटियाला में है, उन्होंने ये 2003-04 में खरीदा था 16 लाख का, आज 53 लाख का बेच दिया 2019-20 में, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 66 लाख है, और कहता है 2% दलाली भी दी है प्रॉपर्टी डीलर को। तो आप देखो अंडर सेक्शन 50C आपका सेल कंसीडरेशन 66 लाख लिया जाएगा, क्योंकि आपने बेचा 53 लाख का 105% करता हूं तो 55,65,000 से ज्यादा स्टैम्प वैल्यू नहीं होनी चाहिए, 55,65 और ये है 66, तो भैया स्टैम्प वैल्यू ही सेल कंसीडरेशन लिया जाएगा। लेकिन जो दलाली लगेगी वो इस पे थोड़ी लगेगी, बेचा तो 53 का ही है, दलाल तो जितने का बेचा है, जो ब्रोकरेज लेगा वो 53 लाख पे 2% 1,06,000 लेगा।
तो वो 66 लाख में से कम कर देंगे तो 6494 ही आपका नेट सेल कंसीडरेशन है। ब्रोकरेज तो एक्चुअल सेल प्राइस पे लेगा, स्टैम्प वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी मान लो 1 लाख रुपए पर यार्ड हो और उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 80,000 हो, तो दलाल 1 लाख के ऊपर लेता है, स्टैम्प वैल्यू पे नहीं, एक्चुअल प्राइस पे लेता है। ओके, फिर कह रहा है ये घर, कहता है संधू ने एक घर खरीदा है, वो खरीदा बाद में, पहले कॉस्ट को इंडेक्स कर लो। कितने में खरीदा था इसने? 16 लाख रुपए का कह रहा है, और ये खरीदा था 3-4 में, तो 3-4 का आपको इंडेक्स देखना पड़ेगा। 3-4 का इंडेक्स नीचे दे रखा है 109, करो आप इंडेक्स 16,289 अपॉन 109, ये करोगे तो ये आ जाएगा 42,202। तो ये आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कम कर लो 6494, ये आ जाएगा 22 लाख समथिंग आ जाएगा, 22,51,798, ये आ गया आपका कैपिटल गेन। इसको बचाने के लिए क्या कर रहा है संधू? कह रहा है कि घर बेचा, ये पटियाला में घर है, रेजिडेंशियल हाउस बेच रहा है, घर बेचा है संधू ने। ओके, तो इस पे घर खरीद रहा है चंडीगढ़ में, अक्टूबर 19 में 10 लाख का खरीद लिया, 7 लाख रुपए कैपिटल गेन स्कीम में अप्रैल में डाल दिए, 5 लाख रुपए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में 15 जून 2020 को डाले, फिर कह रहा है 4 लाख रुपए 6 जुलाई को डाले, और 9 लाख रुपए 1 नवंबर को कैपिटल गेन स्कीम में डाले घर के ऊपर फ्लोर बनाने के लिए। तो पहले तो मुझे बताओ 54 सेक्शन घर बेच के घर, कितने का घर खरीद लिया? चंडीगढ़ में 10 लाख का तो हाउस परचेज कर लिया, बाकी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में बताओ, कह रहा है कि रिटर्न से पहले पहले 7 लाख रुपए तो इसने किस लिए जमा करवाया? 7 और 5 रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए है, वो वेटिंग में रखो अभी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। घर खरीदा 10 लाख का, वो बाद में देखता हूं इसी नीचे वाले पैरा में। घर के ऊपर फ्लोर बनाने के लिए 4 लाख कब जमा करवा दिया? 6 जुलाई को 4 लाख, 6 जुलाई 2020 को। फिर कहता 9 और जमा करवाए 1 नवंबर को, लेट हो गया, 1 नवंबर 20 को जमा करवाएंगे तो रिटर्न की लास्ट डेट 31 जुलाई निकल गई है, इसलिए वो पैसा जो है बेकार चला गया जो 1 नवंबर 20 में CGS में डाल रहे हैं आप। कितना पैसा? 9, ये यूजलेस हो गया। तो 10 और 4 14 लाख रुपए की आपको ये 54 की एग्जम्पशन मिलेगी। अब आ जाओ 54 EC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में विद इन 6 मंथ्स ऑफ सेल जो जमा करवाएगा उस पे डिडक्शन है, 6 मंथ्स में जमा करवाएगा। ये बेचा कब है? देखो ये बेचा है इसने 4 नवंबर 2019 को, 4 नवंबर 19 में बेचा है, 6 महीने 4 मई 19 में बन जाएंगे इसके। तो ये क्या कह रहा है, इसने अप्रैल में जमा करवा दिया 7 लाख रुपए, ले ले भैया 7 लाख, क्योंकि कब जमा करवा दिया ये 7 लाख रुपए? 10 अप्रैल 2020 में इसने क्या किया है, इसने वो बॉन्ड में जमा करवाया रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में। फिर ये कह रहा है ईसी के अंडर ईसी ये जमा करवा रहा है, डिपॉजिट करवा रहा है वो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में 15 जून 20 को। कितने जमा करवा रहा है? 5। बेकार, क्योंकि यहां 4 नवंबर से 6 महीने देखोगे लेट हो गया, 6 महीने से, तो वो बेकार। 7 लाख रुपए ये मिल जाएगी। तो इसका जो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 21 लाख कम करके 1,51,798। इस पे टैक्स बनाओगे तो भैया इसको राउंड कर लो, 800 हो गया। टैक्स 2.5 लाख माफ है, इसलिए इस पे टैक्स कितना बन जाएगा? निल बन जाएगा, कोई टैक्स बनेगा ही नहीं इस पे। तो आपको ध्यान रखना है कि इस पे कोई टैक्स नहीं बनेगा, क्योंकि हर आदमी को 2.5 लाख रुपए तो कम से कम माफ हो ही जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं, कोई ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है। 63 देखना, 63 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक इंडिविजुअल बिजनेस करता था,
उसका स्टॉक, उसकी मशीन आग एक्सीडेंट में, आग में खत्म। कहता है स्टॉक जो लॉस्ट हुआ वो 6.5 वाला था। मशीन की जो वैल्यू थी वो 10,80,000 थी ओपनिंग WDV, जो आग में खत्म होगी। ड्यूरिंग सेफ गार्डिंग ऑफ मशीन एंड फायर फाइटिंग ऑपरेशन, जब आग लगी तो मालिक बचाने की कोशिश कर रहा था तो उसकी गोल्ड चेन और डायमंड रिंग अंदर गिर गई। गोल्ड चेन और डायमंड रिंग एक आदमी की पर्सनल भी है तो भी वो कैपिटल असेट होती है। पर्सनल अफेक्ट का एक्सेप्शन था सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 के अंदर। ओके, कहते ये 2011-12 में अप्रैल 11 में खरीदी थी 1.20, इसकी मार्केट वैल्यू एक्सीडेंट के दिन कितनी थी 180। ओके, बीम में से क्या मिला, स्टॉक का 480 मिला, तो ये तो बिजनेस का लॉस बनेगा ना, स्टॉक का ऑन स्टॉक कितना मिला बिजनेस स्टॉक आपका 480 मिला 6.5 की जगह 480, तो ये जो बिजनेस का लॉस आ गया 170, ये किस चैप्टर में जाएगा, PGBP में डेबिट हो जाएगा, P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस में अलाउड है ये लॉस बिजनेस में। सेकंड कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी 1 अप्रैल 19 को जो उसकी WDV थी वो थी 10,80,000, कोई और खरीदी आपने, ऐड करो, परचेज ड्यूरिंग द ईयर नहीं, लेस इंश्योरेंस क्लेम सेल ही माना जाता है, आपको पता है अंडर सेक्शन 45(1) ने आपको पता है। तो कितना मिला 6, तो इसका मतलब 480 ये क्या गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ गया 45(1) के अकॉर्डिंग। फिर दोबारा 45(1) में चलो, जो आपकी गोल्ड की रिंग है और डायमंड रिंग है, चेन है, आप देखो सेल कंसीडरेशन जो इंश्योरेंस क्लेम है वो सेल ही माना जाता है, कितने रुपए 180, जितने के खरीदे थे उस कॉस्ट को ले लो, बड़े साल हो गए 11-12 में खरीदे थे, कितने के खरीदे थे आपने 1.20, आज का इंडेक्स कर लो, आज का इंडेक्स करोगे तो 289 अपॉन किस साल खरीदे थे आपने, अप्रैल, देखो अप्रैल 11-12 का इंडेक्स 184 दे रखा है, तो आप 1,20,000 को इंडेक्स करेंगे तो 188,478 बन जाएगा, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना 8478 आ जाएगा। तो ये कैपिटल असेट होती है गोल्ड रिंग चेन, और इंडेक्स भी होगा लॉन्ग टर्म है तो 3 साल से ज्यादा पुराना है। तो बीमे से पैसा मिलना सेक्शन 45(1) के अंदर क्या है, सेल कंसीडरेशन है। इस तरह ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, काफी इजी है। बिजनेस का स्टॉक ये बिजनेस के लॉस के चैप्टर में जाएगा, मशीन का मिला वो कैपिटल लॉस आ गया, ब्लॉक में और कुछ है ही नहीं, जूम करो, और हाँ चेन और वो लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स करके कॉस्ट कम की, बीमे से पैसे मिलना सेल कंसीडरेशन है। इस तरह से आप इसका गेम सॉल्व कर सकते हैं, इजिली आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आप इसमें से स्टॉक वाला 64 देखना है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है। 64 स्टॉक से रिलेटेड कहता है मिसिज हर्षिता ने परचेज की जमीन 35 लाख की 3/4 में, और कहता है हेल्ड एज अ सेम एज कैपिटल ऑन मार्च टिल March 11 शी स्टार्टेड हर रियल स्टेट बिजनेस। तो लैंड उसके पास क्या थी, उसने लैंड खरीदी थी 35 लाख रुपए की, कैपिटल असेट्स, लैंड क्या थी उसके लिए, कैपिटल असेट लैंड। ओके, कब परचेज की, परचेज ऑन, उसने खरीदी 3/4 में, जिसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसकी 35 लाख रुपए। ओके, कॉस्ट 35 लाख रुपए थी, 3/4 में खरीदी थी, मार्च 11 तक ये सेट रही। अब इसने इसे क्या कर दिया, मार्च 11 के बाद 11-12 में इसने ना इन 2011-12 कैपिटल असेट जो थी ना ये लैंड, ये जो कैपिटल असेट लैंड थी कन्वर्टेड टू स्टॉक, कन्वर्टेड टू स्टॉक, स्टॉक में बदल दिया 11-12 में। तो ये तो सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 में पढ़ा, कैपिटल असेट्स कन्वर्टेड टू स्टॉक। तो जिस दिन स्टॉक में बदला उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए होगा, चलो देखते हैं क्या कहता है। कहते हैं इसने वो स्टॉक में बदल दिया, कहता है व्हेन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड ऑन दैट डेट, उस वक्त उस लैंड का फेयर मार्केट वैल्यू 210 लाख था। ऐसा है कि आप गेन सोल्व कर लो, टैक्स तब भर देना जब ये लैंड बिकेगी। तो आप देखो लैंड कन्वर्टेड का क्या रूल लगता है, लैंड कन्वर्टेड टू स्टॉक, इसका रूल आपको पता है 64 सेल कंसीडरेशन क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू एट कन्वर्जन
जब कन्वर्ट की उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू ही ले लो, कितने रुपए, 210 लाख। ये बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी, कॉस्ट, कॉस्ट टू बिजनेस यही मान ली जाएगी। ओके, लेस इंडेक्स करो कॉस्ट, क्योंकि ये 3-4 से लेके 11-12 35 लाख को इंडेक्स करो। मुझे इंडेक्स चाहिए 11-12 का, 11-12 का इंडेक्स देखना पड़ेगा कितना है, 184, और मुझे चाहिए इंडेक्स 3-4 का, 3-4 का इंडेक्स नीचे नीचे दे रखा लास्ट सेंटेंस में 109। तो आप 35 लाख को इंडेक्स कर लेंगे, इंडेक्स करके आ जाएगा 59,08,257। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, पर ये 1,50,91 और 743 वेटिंग में। टैक्स तब लगेगा जब ये शॉप से बिकेगा स्टॉक, यानी लैंड बिकेगी। अब आगे क्या कहता है, कहते हैं इसने 15 फ्लैट बना दिए कुल साइज के, सेम साइज सेम डायमेंशन। कहता है इस पे कॉस्ट कितनी लगी, 15 फ्लैट बना दी इस पे, 15 फ्लैट कंस्ट्रक्टेड ऑन इट, उसके ऊपर 15 फ्लैट बना दिए। ईच कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, एक की 10 लाख रुपए आई है ईच। इस लैंड पे 15 फ्लैट बना दिए, एक पे 10 लाख कॉस्ट आई है। और कहता है कंस्ट्रक्शन फरवरी 20 में पूरी होगी और 10 फ्लैट इसमें से बेच दिए 30 लाख रुपए एक। रिमेनिंग 5 फ्लैट जो हैं वो स्टॉक में है। ये 15 फ्लैट बनाए थे ना, इसमें से 10 फ्लैट सोल्ड, कब बेच दिए, 1920 में, और 5 फ्लैट इन क्लोजिंग स्टॉक पड़े हैं। तो आप देखो ये तो गेन वेटिंग में है, चलो 10 बिक गए, 10 का गेन प्रोपोर्शनेट टैक्सेबल कर लो, 5 जब बिकेंगे तब। बिजनेस की इनकम कैसे आएगी, देखो बिजनेस इनकम 1920 में ऑन 10 फ्लैट सोल्ड, 10 फ्लैट जो आपने बेचे। तो आप देखो सेल कंसीडरेशन, आपका 10 फ्लैट है, एक फ्लैट 30 लाख रुपए का बिका, तो कितने के बिक गए, 300 लाख। आप इसकी कॉस्ट ऑफ लैंड, आप देखो सारी कॉस्ट थी 210 लाख, इससे कितने फ्लैट में कम लिया, 15, तो 10 फ्लैट में कितनी बनेगी, लेस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 10 फ्लैट्स की, एक फ्लैट की कितनी है, एक फ्लैट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है अपनी, ये कह रहा है 10 लाख रुपए, 10 लाख, तो 100 लाख एक, और इसे सोल्व कर लो, 210 अपॉन में 15 इंटू में 10, 140 लाख ही है। तो आप सोल्व करेंगे तो पीजीबीपी की जो इनकम दिखती है वो 60 लाख रुपए दिखती है। सारे फ्लैट नहीं बेचे ना, उस लैंड पे 15 बनाए, 10 बेचे हैं, 10 बेचा है 30 का, 300 लाख। लैंड की कॉस्ट 210 लो, वही सेल कंसीडरेशन मानना था अपने, लैंड का टैक्स लग गया उसी हिसाब से। तो 210 थी सबकी, तो 15 में काम आई, 10 में कितनी, 140। कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कम की तो बिजनेस की इनकम कितनी आ गई, पीजीबीपी बिजनेस की 60 लाख रुपए आ गई। जो कैपिटल गेन था, कैपिटल गेन आ गया, प्रोपोर्शनेट टैक्स कर दो। 1920 में टैक्सेबल प्रोपोर्शनेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 150,91,743, 15 फ्लैट इंटू 10 फ्लैट कर दो, क्योंकि 5 फ्लैट जब बिकेंगे बाकी गेन पे तो तब टैक्स लगेगा ना, क्योंकि रूल यही होता है, जब तक बिकते नहीं तब तक टैक्स लगेगा नहीं, रूल यही है। 5 जब बिकेंगे उस पे टैक्स फिर लगा देंगे, तो 100,61,162 पे 1920 में टैक्स दे दो, बाकी लगभग 50 लाख, कुछ 50 लाख 30-31 पे वेटिंग में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जब ये 5 फ्लैट दुकान से बिक जाएंगे बिजनेस से, तब टैक्स लगेगा, तब बिजनेस की इनकम भी या लॉस आएगा इन 5 फ्लैट पे, और जो कैपिटल गेन बाकी रह गया प्रोपोर्शनेट, जो 1/3 रह गया, 2/3 तो बिक ही गए 15 में से 10, तो बाकी पे भी टैक्स लग जाएगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो गया, और इसमें कुछ खास बात नहीं थी। चलो आगे चलते हैं। ये आईसीआई के मॉड्यूल में कवर है ये क्वेश्चन जो अपने अभी कवर किया है। चलो हो गया कवर, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है,
हमें कह रहा है मिस उषा ने परचेज किए 1000 शेयर, 30 रुपए का एक, ब्रोकरेज दी 1% 96 में। कहता है 100 बोनस शेयर मिले, ये भी 1 अप्रैल 1 से पहले मिले। उसको 1100 बोनस शेयर और मिले फरवरी 6 में। फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 1 में 80 है। जनवरी 20 में इसने सारे शेयर बेच दिए 200 रुपए का एक, ब्रोकरेज 2%। कंप्यूट करो कैपिटल गेन 2020-21। अब ऐसा है, ये शेयर खरीदते वक्त और बेचते वक्त कहीं मेंशन है आपको कि भाई इसने एसटीटी पे किया हो, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचे हो, फिर तो आपा वो 112, फिर तो मुझे 31 जनवरी 18 की मार्केट वैल्यू भी दे, वो नहीं दी हुई, एसटीटी पे की खबर नहीं। तो क्या एज्यूम करके करूं? एज्यूम दैट इट इज एज्यूम टू बी अनलिस्टेड शेयर, अनलिस्टेड शेयर, क्योंकि लिस्टेड मानू तो हो नहीं सकता ना। खरीदते वक्त भी एसटीटी हो, बेचते वक्त एसटीटी भरने की खबर या स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचने की खबर, फिर जनवरी 18 का रेट भी दे, फिर मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो इसलिए आप इसे अनलिस्टेड एज्यूम करके चल रहे हैं। 1000 इक्विटी शेयर कब खरीदे? ये खरीदे हैं इन्होंने 1 जनवरी 96 में। ये खरीदा है एक शेयर कितने का? ₹30, दलाली भी लगी है थोड़ी। चलो फिर कह रहा है बोनस शेयर मिले। बोनस शेयर कितने मिले इनको? बोनस शेयर मिल गए 100, 1000 थे वो, 100 शेयर मिल गए। कब मिले ये बोनस शेयर? ये मिले हैं इनको बोनस शेयर अगस्त 2000 के अंदर, और 1 अप्रैल 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू एक शेयर का कितने रुपए दे रखा है? 80 ईच। तो फिर भी 30 रुपए में दलाली जोड़ भी लूंगा 1%, तो भी क्या है 30 रुपए 30 पैसे कुछ बनेगा। तो मार्केट का रेट 80, तो 80 लोगे आप। ओके, बोनस शेयर फिर मिल रहे हैं। बोनस शेयर कब मिल रहे हैं? ये बोनस शेयर फिर ये बोनस शेयर मिल रहे हैं 1100 फरवरी 2006 में 1100 शेयर। तो इनकी कॉस्ट तो नील लेनी है, क्योंकि ये इशूड कब है? एज इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001, इसलिए कॉस्ट नील। लेकिन ये 2001 से पहले इनकी कॉस्ट क्या ले लो? 2001 का मार्केट वैल्यू ही कॉस्ट लिया जा सकता है। तो मुझे कह रहे हैं सारे शेयर 200 रुपए का एक बेच दिया, सारे लॉन्ग टर्म है, तो इसलिए सीधा ही गेन निकाल लूं। सेल कंसीडरेशन सारे शेयर पे कितने शेयर हो गए? 1000 शेयर एक है, 100 शेयर बोनस एक है, 1100 बोनस शेयर एक है। देखो 1100 मिले थे ना, ओके 1100 मिले बोनस शेयर फरवरी 6 में। चलो ये सारे शेयर हो गए 2200 शेयर। एक शेयर कितने का बेच रहा है? वो कह रहे हैं एक शेयर 200 रुपए का बेच रहा है। तो आप करो ना 2200 शेयर इंटू 200, 4,40,000 के बेच रहे हो। बेचने पे ब्रोकरेज कितनी लग रही है? बेचने पे ब्रोकरेज 2% कह रहा है, तो नेट सेल कंसीडरेशन कितना आ रहा है? 2% काट के 4,31,200। लेस करो कॉस्ट को इंडेक्स, इन दोनों की कॉस्ट 1000 शेयर वो और 100 बोनस शेयर फ्री हैं, 6 बोनस शेयर, लेकिन इनका भी रेट 2001 का रेट, ये 30 प्लस ब्रोकरेज जोड़ के 30 रुपए 30 पैसे। तो आप इसकी कॉस्ट क्या ले लेंगे? 80। तो आप 1100 इंटू 80 ईच, इसको करो इंडेक्स 289 अपॉन में 100 करो। 1100 इंटू 80 इंटू 289 अपॉन 100, ये आ गया 2,54,320। फिर जो बोनस शेयर हैं, सेकंड बोनस शेयर, जो सेकंड वाले बोनस शेयर हैं, इनकी कॉस्ट क्या लेनी है? नील। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ जाएगा? तो आप देखेंगे 4,31,200 कम करके 1,76,880 के करीब ये क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा। देखते हैं एक बार। ये कह रहा है 2 लाख के ये बेचे हैं, ब्रोकरेज लग गई, ये सारी ब्रोकरेज कितनी लग गई चेक करो, कहीं गलती है आंसर में। हाँ ठीक है, टोटल तो यही बनेगा ना 1,76,800। मैंने ना इसने आंसर में क्या कर रखा है? तीनों को अलग अलग करके बेचा हुआ है। जब सारे लॉन्ग टर्म थे तो मैंने इकट्ठा कर दिया, ठीक है। अगर या तो एक लॉन्ग टर्म होता शॉर्ट टर्म, तो आप इसको अलग सेल माइनस कॉस्ट 80 के हिसाब से, इसकी सारी कॉस्ट 80 के हिसाब से 100 इंटू 80 फिर करता, फिर इसको करता, फिर आपस में एडजस्ट, तो ये आपस में एडजस्ट होकर सीधा ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। तो ये शॉर्टकट है, आप ऐसे ही कर लो। जब ये सारी एक जैसे हैं तो इसको अलग अलग करने का कोई मतलब नहीं है। तो चलो इस तरह से गेन आप सॉल्व कर सकते थे।
क्वेश्चन नंबर 65 और देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कह रहा है। 66 में कह रहा है 1000 शेयर थे इसके पास अनलिस्टेड, 75,000 रुपए के खरीदे थे। कब खरीदे थे? 1-2 में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ 1000 शेयर, 1000 शेयर की कॉस्ट थी ₹75,000 कह रहा है 1000 शेयर की। ओके, अनलिस्टेड थे ये, अनलिस्टेड, चलो अनलिस्टेड शेयर। फिर कहने लगा इसको राइट ऑफर आया अगस्त 19 यानी 19-20 में राइट ऑफर आया। कितने शेयर का राइट ऑफर आया? इसे आया कंपनी ने अगस्त में 160 रुपए, 2 फॉर एवरी 5, यानी इसके पास 1000 शेयर थे ना, 2 फॉर एवरी 5, तो इसके पास 400 शेयर का ऑफर आया एट द रेट 160। तो इसने इसमें से क्या किया? आधे खरीद लिए, राइट शेयर परचेज्ड, आधे खरीद लिए इसने 50%। कितने खरीद लिए? 200 शेयर। एक शेयर कितने का मिल रहा है? एट द कॉस्ट ऑफ ₹160 ईच, 160 का। और ये राइट ऑफर बेच दिया इसने, राइट ऑफर बेच दिया एट द रेट, किस रेट में बेच दिया? किसी फ्रेंड को, क्यू को, टू क्यू, ये बंदे का नाम है आर, मिस्टर आर, क्यू को बेच दिया कितने में? 30 रुपए ईच। तो ये तो सारा ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, क्योंकि 200 शेयर का ऑफर 30 रुपए में क्यू को बेचेगा तो इसको 6,000 रुपए फ्री में बनेंगे, इसकी कोई कॉस्ट तो है ही नहीं, कॉस्ट नील। तो कितने फ्रेंड से ले लिए? 30 रुपए। फ्रेंड क्यू को 160 कंपनी को देगा, भाव है जो 30, इसको 190 का पड़ गया, आपको 6,000 रुपए गेन आ गया। अब आप ये सारे शेयर, ये शेयर कब मिले? अगस्त 2019। अब ये सारे शेयर आप बेच रहे हो जनवरी 20 में। क्वेश्चन नंबर 66, जनवरी 20 में सारे शेयर बेच रहे हो। किस रेट में बेच रहे हो? ऑल द शेयर वर सोल्ड बाय मिस्टर आर फॉर 300 पर शेयर, और क्यू भी बेच रहा है। तो आप ये शेयर कौन से है? ये शेयर अनलिस्टेड है, क्लियर है, तो इसमें कोई एसटीटी पेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में बिक नहीं सकते। तो ये वाले शेयर बेचोगे, ओरिजिनल शेयर अलग अलग कर लो। वजह पता है क्यों? क्योंकि ये वाले शेयर तो शॉर्ट टर्म है, अभी अभी लिए हैं, तो आप ओरिजिनल बेचो। सेल कंसीडरेशन 1000 शेयर बेच रहे हो 300 रुपए का एक, तो कितने के बेच रहे हो? 3 लाख। क्या कोई ब्रोकरेज वगैरह है इसके ऊपर? कोई ब्रोकरेज नहीं। लेस करो 3 लाख में से कॉस्ट इंडेक्स करके, कितनी? 75,000 को इंडेक्स करोगे तो 289/100 कर लो इंडेक्स, 75,000 इंटू 289/100, ये आ गया 2,16,750। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आएगा वो 83,250 का आ जाएगा। फिर ये वाले शेयर पे कितना आएगा? राइट शेयर्स, राइट शेयर आप बेच रहे हो, अगस्त में तो मिले हैं, जनवरी में बेच रहे हो, तो अभी तो कुछ ही टाइम हुआ है। 200 शेयर 300 रुपए के एक के हिसाब से बेचोगे तो कितने के बिक जाएंगे? 60,000 रुपए के, लेस कॉस्ट। शॉर्ट टर्म शेयर है ये, अभी अभी तो लिए हैं। तो ये खरीदे कितने के थे? 200 इंटू 160, 32,000 के। तो 28,000 का कौन सा गेन है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 28,000। और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन राइट ऑफर सोल्ड, राइट ऑफर बेचा था उस पे 6,000। तो सारे गेन जोड़ लो, आपके 3 तरह के गेन आ गए, ये 3 तरह के गेन है अपने, जोड़ लो ये तीनों गेन, कितना आ जाएगा? 83,250, 28,000 और 6,000, सारा आ जाएगा 1,17,250 रुपए का टोटल गेन आपका आ गया, 1,17,250 रुपए का गेन आ जाएगा। और फॉर क्यू की बात करो तो उसने कितने शेयर? 200 शेयर वो बेच रहा है आगे 280 रुपए का एक, 280 का, तो वो बेच रहा है 200 इंटू 280, 56,000। उसको भी अगस्त में मिले हैं, बेच रहा है जनवरी में। कॉस्ट उसकी देखो, 200 शेयर उसे 160 कंपनी को 30 आपको दे रहा है, 190 का पड़ा ना एक, 190 के हिसाब से 38,000। तो उसको गेन कितना आ रहा है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उस दोस्त को आ रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 18,000।
सीधी सी बात है, 160 कंपनी को देगा, 30 आपको, 190, 280 में बेच रहा है, 90 पर शेयर बच गया उसको, 90 रुपये पर शेयर, 200 शेयर पे 18,000 शॉर्ट टर्म गेन उसका आ गया। तो इस तरह से उस दोस्त के लिए भी आप ये जो है कैलकुलेशन देख सकते हो, गेन सोल्व हो जाएगा। 68 में डिवेंचर की कॉस्ट क्या होगी, आपकी कॉस्ट होगी, क्वेश्चन नंबर 68 देख लो। 68 में बी ने डिवेंचर खरीदे थे, 6 लाख है यहाँ, पिछले नोट्स में 5 लाख गया हुआ था, 6 लाख। अगस्त 6-7 में खरीदे थे, कंपनी ने सितंबर 12 में शेयर दे दिए। अब ये शेयर बेच रहा है, शेयर सोल्ड, शेयर बेच रहा है ये 2019-20 में। शेयर कितने के बेच रहा है ये, 14 लाख 50, 15 लाख में से 50,000 इसका क्या लग रहा है, एक्सपेंस लग रहा है, 1450। अब डिवेंचर की कॉस्ट, इसकी कॉस्ट, डिवेंचर की कॉस्ट कितनी है, डिवेंचर की कॉस्ट 6 लाख, उसको इंडेक्स कर लो। डिवेंचर जब से खरीदे थे, 6-7 का इंडेक्स रखना आपने, 6-7 का इंडेक्स रखोगे तो ये 14,21,311 रुपये आ जाएगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्सेबल है 28,659 रुपये बन जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। 69 आप कर लेंगे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बताना है। 70 में क्या है, आप ना एप्लीकेशन दे रहे हो, फिर अलॉटमेंट, फिर कॉल। जब आपको अलॉटमेंट हुए समझो पूरे शेयर के मालिक तब बन गया। आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से देखना है, जब से एप्लीकेशन दी तब से नहीं, क्योंकि कंपनी रिजेक्ट भी तो कर सकती थी एप्लीकेशन ओवर सब्सक्रिप्शन में। जब से शेयर अलॉट हुए तब से पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना है इकट्ठा, पैसे आपने धीरे धीरे दी नहीं। शेयर अलॉटमेंट के वक्त जो भी टोटल पैसा दे रहे हो वो कॉस्ट ले लो, वहां से पीरियड ऑफ होल्डिंग, और जब बेच रहे हो उसका गैप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए, और डिफरेंस से गेन आ जाएगा। तो ये बताने के लिए क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलता हूं, देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 72, क्या कुछ पार्ट्स हैं 72 में, क्या कह रहा है 72, देखते हैं। 72 में कह रहा है, 72 पार्ट ए कह रहा है कि एक आदमी ने कैपिटल गेन निकालो आर के लिए, ये सेट्स बेच रहा है वो, तो हमें ए पार्ट में नीचे कह रहा है कैपिटल गेन गुडविल टेनेंसी रूट परमिट का निकालो, शेयर का नहीं। गुडविल पे, गुडविल कब की खरीदी हुई है, गुडविल का 1 अप्रैल 1 का फेयर मार्केट वैल्यू दे रखा है, तो मैं समझ गया गुडविल उससे पुरानी है तो ही तो 1 अप्रैल 1 का रेट दे रखा है। लेकिन आपको 1 अप्रैल 1 का रेट नहीं लेना होता, एक्चुअल कॉस्ट लेनी होती है, और एक्चुअल कॉस्ट है ही नहीं, यानी दुकान खुद की बनाई हुई है। तो जितने का बेचोगे ना, कितने का बेच रहे हो आप, 4 लाख, 4 लाख रुपए ही क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कॉस्ट क्या है इसकी, नील। और यही हालत टेनेंसी राइट की है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ जाएगा, जितने का बेच रहे हो, कितना, 6 लाख। और यही पोजीशन किसकी है, रूट परमिट की, क्योंकि इन सब चीजों में एक चीज देखने की है, तीनों में कितना, यह आ गया 5 लाख। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तीनों में 15 लाख। तीनों में देखो, तीनों इंटेंजिबल असेट्स है, और इंटेंजिबल का रूल क्या है, अगर सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट नील, और इसमें 2001 का ऑप्शन अवेलेबल भी नहीं होता। और पर ये 2001 का रेट देख के इशारा कर रहा है कि ये चीजें पक्का 2001 से पहले की हैं, ये दुकान, ये परमिट उससे पहले का चल रहा है, पर फ्री में बना है, दुकान की गुडविल खुद बनाई है, खरीदी नहीं। रूट परमिट भी बिना पैसे मिला होगा, उसकी कॉस्ट डैश है। और टेनेंसी राइट कब्जा हो गया आपका, बस कोई पैसे थोड़ी लगे हैं, अब आपने खाली करके पैसे लिए होंगे। तो बड़ी पुरानी है, 2001 से पुरानी एसेट्स हैं, कॉस्ट है ही नहीं, जो एक्चुअल कॉस्ट है वही लेते हैं, 1 का ऑप्शन अवेलेबल नहीं, क्योंकि 3 साल से ज्यादा हो गए। तो लॉन्ग टर्म गेन सारा का सारा गेन। शेयर का पूछा नहीं था, बी पार्ट में पूछ रहा है, बी पार्ट में 72 में क्या कह रहा है, कहता है कि आपका आंसर क्या होगा अगर गुडविल प्रोफेशनल की गुडविल होती। अगर प्रोफेशनल की गुडविल होती तो इस केस के अंदर आपको आंसर भी बदलना होगा। उसने ना आंसर वो शेयर्स का भी लेके दे रखा है, क्वेश्चन में पूछा नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ जो पूछा उसके अकॉर्डिंग गुडविल प्रोफेशनल की गुडविल होती, गुडविल ऑफ प्रोफेशन। अगर गुडविल प्रोफेशन की है तो उस पे कोई भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं आता। तो बस टैक्सेबल क्या होगा, 6 लाख और 5 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 11 लाख का आ जाएगा। इन 3 चीजों में से देखूं, एक तो टेनेंसी राइट पे आ जाएगा,
और दूसरा रूट परमिट पे, लेकिन नहीं आएगा गुडविल पे। लेकिन इसका सी पार्ट देखो, कहता आप कैपिटल गेन निकालो अगर ये शेयर लिस्टेड हैं और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचे हैं। तो लिस्टेड शेयर सोल्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, तो भाई एसटीडी पेड है इसका मतलब, फिर तो क्या है ये 112A में चला गया। ओके, कितने में बेचे हैं ये शेयर? ये शेयर हमें कह रहा है 9 लाख में बेचे हैं। ओके, इन शेयरों की कॉस्ट का फिर स्पेशल ही मीनिंग होगा, आपको पता है। स्टेप ए, जितने के एक्चुअल में खरीदे थे तो एक्चुअल में 290 लो क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू कम है। B1 जनवरी 18 का रेट देना पड़ेगा उसे, कितना दे रखा है 430। आज बेचे कितने के हैं 9 लाख, इन दोनों में से लेस क्या है 430। ओके, स्टेप बी का 430, स्टेप ए का 290, तो 430 लेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 4,70,000 रुपये का आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सी पार्ट उनका वही रहेगा, तीनों का ये चीज है। लेकिन इस 72 के डी पार्ट में क्या होगा? डी पार्ट में कहता अगर ये शेयर अनलिस्टेड हुए, तो देखो ऊपर आंसर में भी अनलिस्टेड के अकॉर्डिंग मान के किया हुआ है। डी में कह रहा है अगर ये शेयर जो है अबव शेयर आर लिस्टेड बट सोल्ड आउटसाइड स्टॉक एक्सचेंज, यानी लिस्टेड शेयर्स सोल्ड आउटसाइड या आउट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो इस केस के अंदर नो एसटीडी पेड ही नहीं तो सेक्शन 112A नहीं लग सकता, सिंपल 112 लगेगा। सेल कंसीडरेशन 9 लाख, आपकी कॉस्ट कोई 112 वाली नहीं, सिंपल कॉस्ट लेना, एक्चुअल कॉस्ट, उसको इंडेक्स भी करना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितने के खरीदे थे 290, 2001 का रेट 2 लाख था, तो 290 ले लो इंटू 289 अपॉन 100 कर लो। तो आप सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे 290 इंटू 289 अपॉन में 100, तो ये आ जाएगा 8,38,100 रुपये। तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 9 लाख में 61,900 रुपये का आएगा। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। शेयर अगर या तो अनलिस्टेड हो या फिर लिस्टेड बट बेचे स्टॉक एक्सचेंज बाहर हो। इसमें आप बिना इंडेक्सिंग भी कर लो, इस पे तो टैक्स 20% है। बिना इंडेक्सिंग करोगे 9 लाख माइनस 290 करके 610 पे 10% 61,000 बनेगा। इस पे 20% करोगे तो 12,000 कुछ बनेगा। सस्ता यही है इंडेक्स वाला, ठीक, वो तो करके देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर ए में पूछा नहीं था, लेकिन आंसर इसको एज्यूम करके अनलिस्टेड या लिस्टेड आउट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के तरीके से कर रखा है, तो इस तरह से वो आंसर दे रखा है। तो चलो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पे चले। 75 अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा एक क्वेश्चन है। 75 क्या कहता है देखो। 75 में श्री अर्जुन के नाम से 75 कह रहा है श्री अर्जुन ने 25,000 तो पीजीबीपी में कमाया, चलो 25,000 पीजीबीपी में कमाया कह रहा है। ओके, फिर कह रहा है इसने घर बेच दिया। रेजिडेंशियल हाउस जो है वो कब बेच दिया? इसने अगस्त 19 में। सेल कंसीडरेशन कितना 3.5 लाख। ये खरीदा था 2004 में, तो उसकी कॉस्ट को इंडेक्स कर लो। ये खरीदा था 50,000 का। 289 अपॉन कब खरीदा था? ये खरीदा था 3-4 में। 3-4 का इंडेक्स नीचे 109 दे रखा है, करो इंडेक्स। 50,000 इंटू 289 डिवाइडेड बाय 109, ये आ गया 132,569। 132,569। 350 कम करो तो गेन आ गया 217,431। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां से सोल्व हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है सिल्वर, जो सिल्वर है उसके रिगार्डिंग कह रहा है सिल्वर 2001-2 की खरीदी हुई आज बेच रहा है कितने में 240। खरीदी तो बहुत पहले है, इसको आप इंडेक्स करेंगे। कितने की सिल्वर? 1,60,000 की खरीदी और आज का 289। और कब खरीदी थी ये? 2001-2 में। 1-2 का इंडेक्स तो आपको बताने की जरूरत नहीं, 100 ही होता है। तो करो 160 इंटू 289 अपॉन 100, तो 462,400 कम कर देंगे 240, तो ये तो क्या आ गया बहुत बड़ा 2/400 का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ गया है।
लॉस सिल्वर पे। उसके बाद कहता है लैंड नहीं, प्राइवेट कंपनी के शेयर है, प्राइवेट कंपनी के शेयर ये कभी लिस्टेड नहीं होते, याद रखना, हमेशा अनलिस्टेड होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट कंपनी के शेयर ये खरीदे थे जून 17 में, 25 अप्रैल 19 में बेच दिए, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग लेस देन 2 ईयर है, तो ये क्या होंगे, शॉर्ट टर्म, याद रखना। तो ये शॉर्ट टर्म सेल कितने में कर दिया आपने, सीधा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। आपने बेच दिए 50 वाले 75 में, तो 25,000 का कौन सा गेन आ गया यहाँ से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लेस देन 2 ईयर थे, इंडेक्सिंग का कोई इशू नहीं है। लैंड खरीदी, अब फिर एक और चीज बेच रहा है, लैंड कह रहा है लैंड जनवरी 18 में खरीदी थी और बेच दी अप्रैल 19, तो ये भी लेस देन क्या है, 2 ईयर है, तो ये भी क्या है, शॉर्ट टर्म गेन या लॉस आएगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना, 2.5 लाख की बेच दी 1 लाख वाली लैंड, तो 1.5 लाख रुपए का यहां से कौन सा गेन आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। फिर कह रहा है अर्जुन ने घर खरीद लिया नवंबर 19, तो ये घर बेचा था, सेक्शन 54 की एग्जम्पशन ले लेगा, रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर रहा है, कितने में खरीद रहा है, 1.5 लाख, तो 67,431 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। तो ये लॉस एडजस्ट हो जाएगा, बिल्कुल लेस कर दो, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितने का है, 67,431, तो एडजस्ट कर दो, बाकी 67,431 सेट ऑफ कर लिया, एडजस्ट कर लिया, बाकी अभी भी बच गया है 67,431 कम करके 1,54,969 का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो 1,54 समथिंग का कैरी फॉरवर्ड, बिजनेस की इनकम 25, शॉर्ट टर्म आ गए दोनों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टोटल कितना आ गया, 1,75, और पीजीबीपी की इनकम वो पड़ी ऊपर, पीजीबीपी की 25, तो आपकी जीटीआई या टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई आपकी, 2 लाख, क्योंकि आपको पता है लॉन्ग टर्म लॉस कभी भी शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं हो सकता ना बिजनेस से, तो ये लॉन्ग टर्म लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा एडजस्ट ना हो पाने की वजह से, इट मस्ट बी कैरी फॉरवर्डेड। तो क्वेश्चन नंबर 75 हो गया। 77 आप कर लेंगे, स्टैंप अथॉरिटी का वही नॉर्मल रूल है, RECI में लगा रहे हैं तो फिर वही 54 इसी पर 6 महीने में लगा दें, 6 महीने से लेट होगा तो उसकी इसी नहीं मिलती। तो ये 10 लाख रुपए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में लगा रहा है 6 महीने के अंदर अंदर, और बाकी उसको एडिशनल फ्लोर में जमा करवा रहा है, ये हो ही जाएगा 54। और ये जीरो कूपन बॉन्ड की डिटेल दे रहा है, ये लॉन्ग टर्म होंगे तो भी इंडेक्सिंग नहीं होती, 10% टैक्स लगता है, जब रिडीम होंगे तब जो पैसा मिलेगा माइनस जो परचेज है उसके डिफरेंस है। ओके 79 ईजिली कर लेंगे। 80 क्वेश्चन स्लम्प सेल का है, वही कि जो डेप्रीसेबल असेट्स हैं, देखो 80 क्वेश्चन नंबर 80, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन करवाया था ये वाला, कि नेट वर्थ जो यूनिट बेचते हो उसका कैसे निकलता है। देखो जो यूनिट बेचोगे, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है कि सन एंटरप्राइजेज ने यूनिट सी बेच दिया, यूनिट सी सोल्ड, यूनिट सी बेच रहे हैं ये जनवरी 2020 में। यूनिट सी की फिक्स असेट्स के बारे में क्या कह रहा है, कह रहा है सारा कुछ बेच रहे हैं 930। सेकंड पॉइंट में फिक्स असेट यूनिट सी में लैंड 110 लाख की जो खरीदी 110 की थी लेकिन आज 140 की है, तो फिक्स असेट्स गिवन इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो फिक्स असेट्स गिवन है ना यूनिट्स की, यूनिट सी ऑफ यूनिट सी, वो जो दिख रही है मुझे 600 लाख की दिख रही है, 600 लाख। इसमें फिक्स असेट्स वैल्यूड एट, कितनी वैल्यू लगा रखी है फिक्स असेट्स की, फिक्स असेट्स की वैल्यू लगा रखी है कहता है 140 लाख, जबकि इसकी कॉस्ट कितनी है 110। बैलेंस फिक्स असेट्स की बुक वैल्यू कितनी है, कर लो 600 माइनस 140, 460 लाख, 600 माइनस 140 करके, ठीक है 460। ये डेप्रीसेबल असेट्स हैं कि नहीं उसके बारे में नीचे बता रहा है, कहते ये जो 460 है ना कम करके, ये डेप्रीसेबल असेट्स है जिनकी WDV एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 430 है, WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट 430 लाख है। तो आप ऐसा करो, नेट वर्थ ऑफ क्वेश्चन नंबर 80, नेट वर्थ ऑफ यूनिट सी कैसे सोल्व करेंगे, लैंड
विदाउट रीवैल्यूएशन। ओरिजिनल कॉस्ट ले लो, कितने की लैंड की? 110 लाख। डेप्रीसेबल असेट्स जो फिक्स असेट्स हैं उनकी क्या ले लो? WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट, वही लगा के रूल 430 लाख है। अदर असेट्स क्या है? अदर असेट्स यूनिट सी की, अदर असेट्स यूनिट सी की 440 लाख है। वो किस पे लेनी है? बुक वैल्यू पे। लेस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज ऑफ यूनिट सी एट बुक वैल्यू कितनी है? 140 लाख। तो आप देख लो नेट वर्थ ऑफ यूनिट सी, ऑफ यूनिट सी कितनी आ गई देख लो। आप देखोगे 110 प्लस 430 प्लस 440 माइनस 140, 840 लाख रुपए आ गई। और ये यूनिट बेचा कितने में जा रहा है? ये यूनिट ट्रांसफर हो रहा है 930 लाख रुपए में। तो ये आ गया गेन यहाँ पे कितने का? गेन 90 लाख का आ गया। लेकिन ये ब्रांच बने कितने साल हुए हैं? ये ब्रांच सेटअप हुई थी ये बताएगा अक्टूबर 7 में, बेची 20 में। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कोई इंडेक्सिंग नहीं होती, कोई बिजनेस का प्रॉफिट नहीं आता। ये स्पेशल प्रोसीजर है अंडर सेक्शन 50B। ये प्रोसीजर आप लगाते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आप सेक्शन कोड कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 81 तो सिंपल सेक्शन 50 का क्वेश्चन है कि मशीनें पहले अपने पास कितने की थी? 8.5 की, और खरीद ली 8.5, 17 लाख का ब्लॉक हो गया। और अब मुझे कह रहा है कि 17 लाख में से अपन 11 वाली एक मशीन बेच दी, तो क्या बचा? 6 लाख की WDV। और फीफो लगाओ, लेटेस्ट में से बची, मानो लेटेस्ट जो खरीदी है तो 11 लाख वाली में से बची मानते हुए उस पर डेप्रीसिएशन लगा लो 15%। और ये आपको नीचे देखना पड़ेगा कि सोहन एक सोल प्रोप्राइटर है, बिजनेस कर रहा है, डेप्रीसिएशन लगाने को क्वेश्चन में कह रहा है। यहाँ पे आपको एक एजम्पशन देनी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस तो नहीं है मशीनें, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा तो एडिशनल डेप्रीसिएशन भी 32(1)(2)(a) का क्लेम कर सकते हो 20%, वो देखना पड़ेगा अजम्पशन। फिलहाल इसने प्रोप्राइटरशिप है बोला नहीं, और वैसे यहाँ पे ओपनिंग था, बेची हैं मशीनें और खरीदी, अच्छा फिर तो कोई चक्कर नहीं है। सेक्शन 32(1)(2)(a) का कोई स्कोप नहीं बनता। इस क्वेश्चन नंबर 81 में मुझे कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी 1 अप्रैल 19 को इसके पास ब्लॉक पड़ा था अपने पास 8.5 का। ओके, आपने ये जो खरीदी ना वो सेकंड हैंड खरीद ली, सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। कब खरीदी है ये? 8.5 लाख रुपए की ये सेकंड हैंड मशीन खरीदी है 30 नवंबर 2019 को। ब्लॉक हो गया कितने का? 17 लाख। चलो लेस कहता ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी बेच दी, कुछ सारी नहीं बेची, कुछ पार्ट बेच दिए, कितने में? 11 लाख। तो ये जो आएगा WDV आएगी 6 लाख, और ये मेथड फीफो के अकॉर्डिंग इसमें से बचा हुआ है। तो डेप्रीसिएशन 6 लाख पे लगाएंगे 15%, 6 महीने का लगाएंगे ना आप, क्योंकि आपने ये नवंबर में लगाई हैं। तो ये 6 लाख का 45,000 का डेप्रीसिएशन लगेगा, और WDV कितनी? 555 आ जाएगी। याद रखना 32(1)(2)(a) मैन्युफैक्चरिंग का कोई इशू नहीं, क्योंकि उसमें सेकंड हैंड नहीं खरीदनी होती है, ये डेप्रीसिएशन में पड़ते थे। सेकंड हैंड पे तो नॉर्मल डेप्रीसिएशन है, एडिशनल का कोई सवाल नहीं है। गेन आ ही नहीं रहा, लेकिन कहता अगर ये 21 में बेच दी होती पार्ट सी, ये तो A और B में तो ये हो गया, लेकिन मैं कहता हूँ पार्ट सी, अगर ये कुछ मशीनें बेची होती 21 में 4 लाख रुपए का, फिर ये क्या जाता? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नो WDV नो डेप्रीसिएशन। हालांकि कुछ बेची हो जाए, बची हुई की WDV नहीं आएगी, गेन। हाँ, वो अगले साल ब्लॉक में वैल्यू मशीन की क्या जाएगी? 0। और मशीनें खरीदेंगे तो ब्लॉक 0 में जुड़ जाएंगी, ब्लॉक अलाइव हो जाएगा, लेकिन वैल्यू 0 हो चुकी है। तो ये आप 81 करते हैं, 80 मैंने करवा दिया, 79 सिंपल है। इस तरह से मैंने ये जो काफ़ी क्वेश्चन है मोर देन सफिशिएंट प्रैक्टिस के लिए, ये क्वेश्चंस करके आपका ये पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है। और भी कोई डाउट हुआ तो आप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो अच्छे से पहले चैप्टर रिवाइज करो, मैंने कोशिश की है रिवाइज करवाने की, देन आफ्टर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। थैंक यू वेरी मच।